नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। इसके साथ ही ये यून और लिन शिनटोग शांतिपूर्वक विशाल पैगोडा में प्रवेश कर गए। पैगोडा के पहले तल पर एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी। जैसे ही वे उसमें दाखिल हुए, एक पल में वे पैगोडा के सबसे ऊपरी तल पर पहुंच गए। यहाँ एक बड़ा हॉल था, लेकिन वह सादा था। वहां एक काली गोल मेज थी और उसके चारों ओर धातु की बनावट वाली कुर्सियां रखी थीं। प्रत्येक कुर्सी जमीन से जुड़ी हुई थी और उसकी स्थिति एक विशिष्ट कद और पद का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे ही ये यून ने हॉल में प्रवेश किया, उसने देखा कि कुछ सीटें सीधे प्रवेश द्वार के सामने थीं। परंपरा के अनुसार प्रवेश द्वार के सामने मध्य में स्थित सीटें सर्वोच्च शक्ति और सम्मान की सीटें होती थीं, और इस समय उनमें से 3 सीटें खाली थीं। उसके आसपास तियान युआन विश्व के 10 से अधिक दिग्गज अलग अलग स्थानों पर बैठे थे। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। उनमें से कई ने यून को आते देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ ने ठंडी प्रतिक्रिया दी। उन दोनों पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद वे अपने अपने काम में वापस लग गए जो वे उनके आने से पहले कर रहे थे। ये यून ने इन लोगों की प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जहां तक उन लोगों की बात है जो उस पर मुस्कुरा रहे थे, ये तो केवल स्वर्ग ही जानता था कि वे उसे मौके पर ही मार डालेंगे और लूट लेंगे या नहीं। कुछ ही क्षण में ये यून को तियान युआन जगत की महान हस्तियों के बीच से आती हुई एक तीखी निगाह का आभास हुआ। उसने तुरंत उधर देखा और पाया कि हरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने ज़ैब की अंगूठी पहन रखी थी, खाली पड़े 3 सम्मान के आसनों के ठीक बगल वाले आसन पर बैठा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और वह लिन शिनटोग और ये यून को घूर रहा था। देखने में वह अधेड़ उम्र का लग रहा था, लेकिन ये यून समझ गई कि असल में वह एक बूढ़ा सन की था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये यून को उसके शरीर में जीवन की बहुत कम मात्रा ही महसूस हो रही थी। किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए अपनी युवावस्था को बरकरार रखना एक तरकीब थी जिससे वह हमेशा जवान बना रहता था। दरअसल योद्धाओं की उम्र का उनकी सुंदरता से कोई खास संबंध नहीं था। कई महिला योद्धाएं जो अपनी सुंदरता को बहुत महत्व देती थीं, अपने अंतिम वर्षों तक बेहद खूबसूरत और युवा दिखती थीं। वे अपनी युवावस्था को बनाए रखने के लिए भारी कीमत चुकाने और यहां तक कि अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा कुर्बान करने की भी परवाह नहीं करती थीं। हालांकि अपने जीवन के अंतिम 1-2 वर्षों में वे तेजी से बूढ़ी हो जाती थीं। मृत्यु से ठीक पहले उनकी त्वचा झुर्रीदार हो जाती थी, बाल झड़ने लगते थे और दांत पीले और बेजान हो जाते थे। ये यून को हरे वस्त्रधारी व्यक्ति से नजरें मिलते देख लिन शिनटोग ने अपनी आवाज ये यून तक पहुंचाई। उसने कहा, ये यून, वह हरे वस्त्रधारी अधेड़ उम्र का व्यक्ति शेनतु कुलपति है। शेनतु कुलपति। ये यून की आंखों में चमक आ गई। तो वह शेनतु कुलपिता थे। सत्ता के केंद्रीय पदों के करीब बैठने से उनकी शक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं थी। दरअसल ये यून शेनतु कुलपति के साधना स्तर को महसूस नहीं कर सका। यह युआन ओपनिंग क्षेत्र से भी ऊपर का एक क्षेत्र था, स्वर्ग आरोहण क्षेत्र। जैसे जैसे योद्धा अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे, वे नश्वर रक्त क्षेत्र से बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करते थे। मजबूत शारीरिक संरचना के आधार पर वे युआन नींव रखते थे। युआन नींव में दाव बीज बोते थे और दाव बीज से एक दिव्य वृक्ष उगाते थे। और ये दिव्य वृक्ष निरंतर बढ़ता रहता था जब तक कि ये दिव्य बादलों को भेद कर सीधे स्वर्गीय दाव में प्रवेश नहीं कर जाता, जिससे स्वर्गारोहण का मार्ग प्रशस्त होता था। इसलिए युआन ओपनिंग क्षेत्र के बाद आने वाले अगले क्षेत्र को स्वर्ग आरोहण कहा गया। तियान युआन जगत में स्वर्ग आरोहण स्तर प्राप्त करने वाले लोग बहुत कम थे। यहाँ तक कि प्रमुख गुटों के वे प्रतिभाशाली लोग भी, जो स्वर्गीय रक्त संघ में प्रवेश करने के योग्य थे और अब सामान्य विकास के दौर से गुजर रहे थे, उनके भी स्वर्ग आरोहण स्तर प्राप्त करने की संभावना 1% से भी कम थी। तियान युआन जगत में इन लोगों को दिव्य राजा, महान सम्राट या कुलपति की उपाधि दी जाती थी। वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो तियान युआन जगत के शिखर पर विराजमान थे और अरबों लोगों का जीवन उनके हाथों में थामे हुए थे। तियान युआन जगत में शीर्ष गुट को मापने का मानदंड ये था कि क्या उस गुट में कोई स्वर्ग आरोहण प्राप्त व्यक्ति प्रमुख स्थान रखता था। उदाहरण के लिए ली अग्नि संप्रदाय और शेनतु परिवार के वंश में ऐसे कुलपति थे जिनके कारण उन्हें ये स्थान प्राप्त था। प्राचीन विरासत के लुप्त होने और संसाधनों की कमी के कारण यदि किसी तियान युआन विश्व योद्धा को स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश करना होता था, तो उसे न केवल असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती थी, बल्कि भाग्य की भी आवश्यकता होती थी। आमतौर पर स्वर्गारोहण क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक पहुंचने में ही एक शीर्ष गुट के 1 लाख वर्षों से संचित भाग्य और विरासत का उपयोग हो जाता था। और अगर कोई स्वर्गारोहण के मध्य चरणों तक पहुंचना चाहता हो, वह तो बहुत मुश्किल था। शेनतु कुलपति का उदाहरण लेते हुए ये यून ने यह निर्धारित किया कि उसकी साधना का स्तर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही था। हालांकि वह स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। तियान युआन जगत में स्वर्गारोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम थे, इसलिए कई योद्धाओं को स्वर्गारोहण क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही, जैसे कि स्वर्गारोहण क्षेत्र में आधा कदम पहुंचने पर ही, परमराज की उपाधि दे दी जाती थी। आखिरकार परमराज तो सिर्फ एक औपचारिक उपाधि थी। आधे कदम स्वर्गारोहण के विशेषज्ञ को परमराज, कुलपति या महान सम्राट कहना व्यर्थ था। इसलिए तियान युआन जगत में स्वर्ग आरोहण स्तर के विशेषज्ञों की वास्तविक संख्या की तुलना में उपाधिधारी परमपिता राजाओं की संख्या कहीं अधिक थी। और कनिष्ठों के लिए इन परमपिता राजाओं का साधना स्तर इतना उच्च था कि वे उसे समझ नहीं पाते थे। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में कौन स्वर्ग आरोहण स्तर पर है या कौन स्वर्ग आरोहण स्तर के आधे चरण पर है। शेनतु कुलपति की बात करें तो वे हजारों वर्षों से स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। यही कारण था कि चरवाहा बालक शेनतु कुलपति को हराने में असफल रहा।
जब ये युन ने शेंतु कुलपति को देखा तो उन्होंने भी उन्हें ही देखा। वे अपनी ठुड्डी को धीरे से सहला रहे थे और अपनी आंखें सिकोड़ रहे थे। उनकी निगाहों में बहुत कुछ झलक रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके परिवार को ये युन और उसके प्रिय पोते शेंतु नानुतियान के हत्यारे से द्वेष था, क्या सोच रहा था। ये युन, ऐसा लगता है कि तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के निमंत्रण के पीछे शुद्ध इरादे नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शेंतु कुलपति के बगल में बैठी महिला ली फायर संप्रदाय की ली फायर दादी है। लिन शिंटोग की बातें सुनकर ये युन ने अपनी नजर थोड़ी सी घुमाई। शेंतु कुलपति के बगल में एक दुबली पतली झुर्रियों वाली महिला बैठी थी। उसने साधारण भूरे रंग के कपड़े पहने थे। उसके सफेद बाल बेतरतीब ढंग से जुड़े में बंधे थे, जिसे एक लकड़ी की हेयपिन से टिकाया गया था। चाहे उसके साधारण कपड़े हों या लकड़ी की हेयपिन का स्टाइल, सब कुछ बहुत पुराने जमाने का लग रहा था। अगर ये युन इतना शक्तिशाली न होता कि वह उसकी साधना के स्तर को देख पाता, तो वह किसी साधारण ग्रामीण गांव की बूढ़ी दादी जैसी ही दिखती। अगर उसे किसी दूरदराज के गांव में छोड़ दिया जाता तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाता। जब ये युन और लिन शिंटोग ने हॉल में प्रवेश किया तो शेंतु कुलपति ने कम से कम एक नजर डाली और तीखी निगाहों से उन्हें घूरा। जहां तक उस बुढ़िया की बात है, वह चाय का प्याला पकड़े हुए धीरे धीरे चाय पी रही थी, मानो ये युन और लिन शिंटोग वहां मौजूद ही न हो। ये कल्पना करना कठिन था कि ली फायर सेक्ट, जिससे ये बूढ़ी महिला संबंधित थी, ये उनके साथ प्रतिशोध की भावना रखती थी। विभिन्न उद्देश्यों और विचारों वाले बूढ़े सन की लोगों की इस भीड़ में ये युन और लिन शिंटोग स्वाभाविक और संयमित तरीके से इन बूढ़े सन की लोगों के बीच में बैठ गए। हालांकि माहौल ठंडा पड़ गया। ये युन से दोस्ती करने और शिष्टाचार का आदान प्रदान करने की इच्छा रखने वाले कुछ दिग्गज व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी चुप रहे। धीरे धीरे सब शांत हो गए। ये युन का अभिवादन करने वाले भी चुप हो गए। हॉल का वातावरण गंभीर और शांत होता चला गया, यहाँ तक कि लगभग घुटन भरा हो गया। तभी एक बगल के हॉल से 3 लोग बाहर निकले। 2 पुरुष और एक महिला सीधे गोलमेज की बीच वाली सीट पर जाकर बैठ गए। जब उन तीनों ने ये युन और लिन शिंटोग को देखा तो उनमें से एक पुरुष और महिला मुस्कुराए, जबकि दूसरा पुरुष भावहीन बना रहा। ये युन थोड़ा हिचकिचाया। निस्संदेह ये तीनों व्यक्ति तियान युआन वर्ल्ड के एल्डर कंसोर्टियम के प्रमुख थे। ये युन को तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इन लोगों का ठिकाना हमेशा एक रहस्य बना रहा। उनमें से कुछ एकांत साधना में लीन रहते थे या अपनी आयु बढ़ाने के उपाय खोजते रहते थे। उनकी एकांतप्रिय शिक्षा का कुछ हिस्सा तो एकांतप्रिय मृत्यु प्रशिक्षण भी हो सकता है। वे कुछ खास स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं और 10,000 वर्षों तक प्रकट नहीं होते। इसलिए बाहरी दुनिया को पता ही नहीं चलता कि वे जीवित हैं या मृत। ये युन उन तीनों लोगों को नहीं पहचान पाए जो अचानक प्रकट हुए थे। हालांकि लिन शिंटोग तियान युआन जगत के बारे में उससे कहीं अधिक जानती थी। यद्यपि वह उन तीनों से पहले कभी नहीं मिली थी, फिर भी उनके रूप और आभा से वह उनकी पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम थी। तियान युआन युग की सच्ची महान हस्तियां वास्तव में केवल यही कुछ लोग थे। इन तीनों व्यक्तियों में से पुरुष ने काले रंग का लंबा चोला पहना था, जबकि महिला ने सफेद रंग का लंबा चोला। रंग के अलावा बाकी सब कुछ कपड़ों में एकरूपता थी, यहाँ तक कि उनकी शक्ल सूरत भी मिलती जुलती थी। पुरुष के चेहरे के भाव आकर्षक थे और वह 40 वर्ष की आयु के एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिख रहा था। महिला सुडौल और बर्फ जैसी सफेद त्वचा वाली थी। वह एक खूबसूरत युवती थी। एक जैसे कपड़े पहने ये दोनों लोग भाई बहन नहीं थे, बल्कि पति पत्नी थे। वे एक अपतटीय द्वीप पर रहते थे जिसे सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। सेंचुरी के चारों ओर निगरानी तंत्र स्थापित थे। जब अन्य विशेषज्ञ वहां से गुजरते थे तो वे सेंचुरी के अस्तित्व का पता लगाने में विफल रहते थे। ये रहस्यमय और मृग तृष्णा जैसा था, और यह विवाहित जोड़ा सेंचुरी में रहता था। उनकी साधना का स्तर स्वर्गारोहण के प्रारंभिक चरण में था। हालांकि उनकी आभा शेंतु कुलपति की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। यद्यपि वे सभी स्वर्गारोहण के समान प्रारंभिक चरण में थे, फिर भी विभिन्न भिन्नताओं के कारण शक्ति में कुछ अंतर होना स्वाभाविक था। इसके अलावा ये जोड़ा एक साथ हमला करने में माहिर था। जैसे ही वे किसी शत्रु के विरुद्ध एक साथ रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग करते, स्वर्गारोहण क्षेत्र के मध्य स्तर का विशेषज्ञ भी उन पर बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। आखिरी व्यक्ति की बात करें तो वह एक बूढ़ा आदमी था जिसने लंबा चोगा पहन रखा था। वह बेहद लंबा था, तियान युआन युग के कई पौराणिक व्यक्तियों से कम एक सिर लंबा। वह दुबला पतला था और अपनी लंबाई के साथ साथ वह इतना भयानक दिखता था मानो सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो। पब फ्यूचर एड्स। लिन शिंटोग को याद आया कि तियान युआन जगत की किंवदंतियों में उन्हें संध्याकाल का सम्राट कहा जाता था। उनकी साधना का स्तर स्वर्गारोहण क्षेत्र के मध्य चरण में था। संभवतः वह तियान युआन जगत में रक्त चंद्रमा के नेताओं के अलावा एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने स्वर्गारोहण क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश किया था। संध्याकाल के सम्राट लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व इस संसार में प्रकट हुए थे। हालांकि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व वे लुप्त हो गए थे। इतने वर्षों तक उनका जीवित रहना अप्रत्याशित था। संध्याकाल के सम्राट की शारीरिक स्थिति को देखते हुए, यद्यपि उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वे कितने और वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ब्लड मून के प्रकट होने और उसके द्वारा मचाई गई तबाही ने उन कई सच्चे विशेषज्ञों को, जो बहुत लंबे समय से धरती पर नहीं उतरे थे, फिर से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। चाहे वह प्राचीन विरासत हो या दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां, ये सभी चीजें उन्हें बेहद आकर्षित कर रही थी। इसके अलावा ब्लड मून द्वारा छोड़े गए खजाने में मौजूद खजानों का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। सबसे महत्वपूर्ण खजाने खो गए थे, जिनमें स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक भी शामिल थी, जिसकी हर कोई लालसा करता था। वहां मौजूद किसी को भी स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक की साधना सीमाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि आयु सीमा न होती तो शायद वे भी इसका अभ्यास कर पाते।
लिन शिंटोग ने अपनी आवाज प्रसारित की और बहुत ही कम समय में उसने यी यून को तीनों लोगों की पहचान के बारे में सूचित कर दिया। दरअसल यी यून के लिए उनकी पहचान का कोई महत्व नहीं था। यी यून को उनके अतीत से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ उनकी वर्तमान ताकत और इस बात से मतलब था कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। तीनों व्यक्ति गोलमेज के बिल्कुल मध्य भाग में बैठे थे। काले वस्त्रधारी संध्याकालीन सम्राट ने अपनी आंखें उठाकर यी यून की ओर देखा। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो वे किसी दूसरी दुनिया में ले जाने वाले अथाह भंवर हों। मुझे विश्वास है कि आपके बगल में बैठी आपकी महिला साथी ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि हम तीनों कौन हैं। संध्याकाल के सम्राट ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि वह लिन शिंटोग का संदेश सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वह ध्वनि ऊर्जा के हल्के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। खैर, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम का प्रमुख हूँ। जूनियर, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं खोखले वादों में उलझने की जरूरत नहीं समझता। तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के 2 लक्ष्य हैं। पहला, रक्त चंद्रमा द्वारा छोड़े गए खजानों को खोजना। प्रत्येक खजाना व्यक्ति को उसके प्रयासों और पद के अनुसार वितरित किया जाएगा। दूसरा, तियान युआन जगत के प्रमुख गुटों के बीच भविष्य में संतुलन बनाए रखने के लिए एक नई व्यवस्था स्थापित करना, ताकि निर्जन जाति के किसी भी संभावित आक्रमण को रोका जा सके। संध्याकाल के स्वामी की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उनके कहे शब्द इतने प्रभावशाली थे कि कान के पर्दे गूंज उठते थे। अब फ्यूचर एड्स। यी यून चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये लोग खजाने को कभी नहीं छोड़ेंगे। स्वर्गीय ताओ पुनर्जन्म महान तकनीक को नजरअंदाज करते हुए केवल दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां उनकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वे निश्चित रूप से दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों के निर्माण में प्रयुक्त रहस्यमय शोधन तकनीक के बारे में जानना चाहते थे। वीरान जाति की बात करें तो मनुष्य उन्हें पराया मानते थे। वे कई वर्षों से शत्रुतापूर्ण थे, इसलिए दोनों पक्षों के लिए शांति से रहना असंभव था। मानव जाति ने वीरान जाति पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, और इसी तरह वीरान जाति ने भी मानव जाति पर भरोसा नहीं किया। तो फिर यी यून ने शांत भाव से पूछा, तियान युआन जगत के एल्डर कंसोर्टियम में शामिल होना केवल स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञों तक ही सीमित है, लेकिन हमने आपको और लिन शिंटोग को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। जब हमें अंततः संपूर्ण रक्त चंद्रमा खजाने मिल जाएंगे, तो हम आपके योगदान और पोस्ट के अनुसार स्वाभाविक रूप से उनमें से कुछ आपको वितरित करेंगे। ठीक है। यी यून की प्रतिक्रिया ठंडी और उदासीन थी। वह जानता था कि इवेंटाइट के सम्राट द्वारा उठाया गया मुद्दा इतना ही सरल था। इसके अलावा वह ब्लड मून के खजानों को कोई खास महत्व नहीं देता था। वह जानता था कि इवेंटाइट के संप्रभु द्वारा उसे और लिन शिंटोग को तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में शामिल होने देने का सुझाव केवल उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नहीं था। यी यून ने शाम के सम्राट की ओर थोड़ा सा देखा और फिर कहा, और फिर। यी यून की ठंडी और शांत प्रतिक्रिया पर संध्याकाल के सम्राट ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उन्होंने लंबे समय तक उच्च पद का आनंद लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यह पसंद नहीं आया कि कोई कनिष्ठ उनके सामने ऐसा व्यवहार करे जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। इवेंटाइट के संप्रभु ने कहा, जूनियर, यदि आप तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एल्डर कंसोर्टियम के नियमों का पालन करें। शामिल होने के बाद एक ही नियम है, और वह है एक दूसरे को न मारना। इसमें यह भी शामिल है कि आप अपने पीछे वाले गुट का समर्थन न करें जो अन्य गुटों पर हमला कर रहे हों, जिनमें एल्डर कंसोर्टियम के अन्य सदस्य शामिल हैं। क्या ऐसा है? मैं समझ गई। यी यून जोर से हंस पड़ी। इसके लिए भी आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे, है ना? एल्डर कंसोर्टियम के नियमों का पालन सभी को करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन वास्तव में ये नियम यी यून को लक्षित करके बनाया गया था। वहां मौजूद हर कोई यी यून से भयभीत था। उन्हें डर था कि जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाएगा, तो वह पूरे तियान युआन जगत पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। जब ऐसा होगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यी यून की मुस्कान देखकर संध्याकाल के सम्राट का चेहरा उदास हो गया। यी यून उनके सामने बहुत ही अभिमानी थी। उन्होंने माना कि भविष्य में शायद वे यी यून के बराबर न हो, लेकिन अभी यी यून पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी। बेशक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, शेन तू कुलपति ने कहा। उन्होंने ठंडी निगाहों से यी यून को घूरा। फिर से आत्मा का अनुबंध कर रहे हो? यी यून ने हंसते हुए सिर हिलाया। क्यों? क्या आप हस्ताक्षर नहीं करने का इरादा रखते हैं? शेन तू कुलपति के बगल में भूरे रंग के कपड़े पहने ली फायर दादी ने धीरे धीरे अपनी चाय पी और यी यून को ऐसी निगाहों से देखा जो बहुत कुछ कह रही थी। यी यून ने उस बुढ़िया की परवाह नहीं की और बड़े ही बेपरवाह लहजे में कहा, आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना जिससे मैं तुम सब पर कभी हमला न करूं। यही इस एल्डर कंसोर्टियम का असली मकसद है। तुमने पहले मुख्य बात क्यों नहीं कही? क्या घुमा फिराकर बात करने की जरूरत थी? लेकिन एक समझौते के तौर पर इसमें कुछ पारस्परिक लाभ होने चाहिए। और जो आत्मा अनुबंध आप मुझे प्रतिबंधित करने के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर मैं उससे सहमत हो जाता हूं तो मुझे क्या लाभ मिलेंगे? यह कोई सौदा नहीं है। ली फायर दादी की आवाज ठंडी पड़ गई। ये तुम्हें तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में शामिल होने की अनुमति है, और तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में शामिल होने का मतलब है एल्डर कंसोर्टियम के नियमों का पालन करना। तुम्हें और लिन शिंटोग को 2 सीटें मिलेंगी। क्या तुम्हें पता है कि कितने बड़े गुट इन 2 सीटों के लिए पैसे देने को तैयार होंगे? सिर्फ तुम ही शामिल होने से इनकार कर रहे हो और अपमानजनक बातें कह रहे हो। ली फायर दादी की फटकार के बावजूद यी यून ने धीरे से अपना सिर हिलाया। दादी, आप तो नाटक में पूरी तरह डूब गई हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, तो आप नाटक क्यों कर रही हैं? शिनतोग और मुझे तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में शामिल करने की तथाकथित अनुमति महज एक दिखावा है, लेकिन हाँ, आप एक बात में सही थी। मुझे इस एल्डर कंसोर्टियम में शामिल होने की कोई परवाह नहीं है। आप मुझे अपने नियमों का पालन करवाने के लिए किस आधार पर कह रही हैं?
जहां तक आपकी बात है, आपको कुछ ऐसा लाभ साबित करना होगा जिससे आपकी बात मानी जाए। क्या ये वही तथाकथित ब्लड मून खजाने हैं जिसका एक छोटा सा टुकड़ा आप मुझे मिलने के बाद देंगी? ये कैसा लाभ है? वह लाभ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसे ज्यादा महत्व नहीं देता, ये यून ने बिना किसी झिझक के कहा। जब तियान युआन जगत के दिग्गज हस्तियों ने ये सुना तो उनके चेहरे उतर आए। यहाँ तक कि प्रमुख गुटों के वे बुजुर्ग भी जिन्होंने ये यून से मित्रता करने की योजना बनाई थी, चौंक गए। ये यून के बोलने का तरीका बहुत ही घमंडी था। वाह वाह, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था। शेन तू कुलपति ने ये यून को घूरते हुए गुस्से से भर दिया। क्या तुम सब ने सुना? मैंने पहले भी कहा था कि यह व्यक्ति घमंडी और दुष्ट है। इसका स्वभाव नीच है और यह अंधेरे में लोगों को छुरा घोंपने में माहिर है। फिर भी तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तुमने ये भी सोचा था कि वह आज्ञाकारी होकर आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा और तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में योगदान देगा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम कितने बड़े गलत थे। Clearly, before Yi Yun's arrival, there was an internal debate amongst the Tian Yuan Elder Consortium on how to deal with Yi Yun. People like Shen Tu Patriarch naturally wanted to kill Yi Yu before he managed to fully mature. But a majority of the people still wanted to negotiate with Yi Yu. It was not because they did not dread Yi Yu, it was the exact opposite. It was because they dreaded Yi Yu too much. If they failed to kill him, they would be killed by Yi Yu in the future. Hence, despite Yi Yu being in control of the Great Empress mystic realm and having the peerless inheritance from the ancient Great Empress that countless number of people coveted and dreaded, no one made a move on him while he was sitting there. They were still on the sidelines, weighing the possibilities. Yi Yu scanned his surroundings and he could sense that killing intent had arose in some of the legendary figures present. He sighed and said, "What tragedy. The remnants of Blood Moon have not been vanquished. In the near future, they will set off a bloody storm in the Tian Yuan world and all you can think of now is to engage in internecine struggles. Prevention is better than cure. Don't you know that the true disaster comes from the original owners of Greatsword Mountain where you are currently sitting on?" Yi Yu shook his head in his heart. He did not think that they were short-sighted. He thought that they had yet to recognize the terror that Blood Moon could bring about. As for the desolate racist description of Blood Moon's past, these people did not believe one bit. Hence, they had highly underestimated Blood Moon. And two people like Shentu Patriarch, Yi Yun's rise in power was not much better than Blood Moon's rise in power. In fact, it was worse. Upon hearing Yi Yun's words, Shentu Patriarch laughed. What ignorance this boy has. To keep expounding on a disaster. Do you really think you are clairvoyant, allowing you to see the future? As for the remnants of Blood Moon, Amph. As Shentu Patriarch spoke, he gave the sanctuary couple a glance. The black-robed man of the couple slowly stood up. Previously, when Yi Yu and the other legendary figures of the Tian Yuan world were jumping at each other's throats, they remained on the sidelines. They did not comment or make any special expressions. Now with the black-robed man standing up, his expression remained indifferent. He wiped across his interspatial ring and said in a calm voice, "While I was crossing the intraversible sea, I happened to come across this." Udharan Chinha. As he spoke, 10 beams of white light flew out from the black-robed man's interspatial ring. The white beams suspended midair, and as the lights faded, Yi Yu and Lin Shinton were able to see that there were 10 white rectangular objects. The objects were wrapped up in chains. No one knew what material they were made of, but the objects looked like coffins. 10 coffins. काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ हिलाते ही जंजीरें गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अपने आप खुल गईं। ताबूतों के ढक्कन भी खुल गए। ताबूत के अंदर 10 शव थे। ये सभी शव काले वस्त्रों में लिपटे हुए थे और उन काले वस्त्रों के बाएं सीने पर रक्तचंद्र की कढ़ाई की गई थी। हालांकि ये 10 लोग मृत थे, फिर भी उनसे एक भयावह आभा निकल रही थी। यह आभा उनके चारों ओर व्याप्त थी, जिससे उनके शवों में भी जीवन का आभास हो रहा था। कई अद्वितीय विशेषज्ञों के शव 10,000 साल बाद भी मानो अमर बने रहेंगे, और जब उनके शरीर अंततः सड़ेंगे तो बची हुई हड्डियां जैद की तरह क्रिस्टलीय होंगी। उनमें से कुछ तो करोड़ों साल बाद भी शायद न सड़े। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवित रहते हुए वे 10 शव विशेषज्ञ थे। विशेषकर बीच में बैठा व्यक्ति, उसका शरीर भारी भरकम था और उसके काले बाल किसी प्रचंड तूफान की तरह ताबूत को घेरे हुए थे। उसकी भौहों के बीचों बीच एक ज्वाला के आकार का निशान था जो बाहर की ओर फैला हुआ था। इस व्यक्ति को देखकर यी यून थोड़ा घबरा गया। झुलोन के साथ युद्ध में झुलोन ने देवताओं का रक्त सोख लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी भौहों के बीचों बीच ज्वाला के आकार का एक निशान बन गया था जो बाहर की ओर फैल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं के रक्त से उसका माथा गल गया हो। इस व्यक्ति ने भी देवताओं के रक्त का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि वह भी निश्चित रूप से पहली पीढ़ी का ब्लड मून था, और उसकी आभा झुलोन से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसका मतलब था कि उसका पुनर्जन्म बहुत पहले हुआ था। इन सब बातों से यी यून के मन में एक ही व्यक्ति का ख्याल आया, ब्लड मून का कार्यकारी नियंत्रक। क्या वह मर गया? यी यून घबरा गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ब्लड मून के कार्यकारी नियंत्रक का शव यहाँ मिलेगा। ये शव स्पष्ट रूप से नकली नहीं था। इतना शक्तिशाली शरीर निश्चित रूप से किसी अद्वितीय विशेषज्ञ का था। ब्लड मून के कार्यकारी नियंत्रक के समान शक्ति वाले विशेषज्ञ को मारकर उसे धोखा देने का प्रयास बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, और पूरे तियान युआन जगत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था। मुझे विश्वास है कि तुम उसे पहचान चुके होगे। जी हाँ, वह रक्त चंद्रमा गठबंधन का नेता है। वह मर चुका है। न केवल वह मरा है, बल्कि उसके सारे गुर्गे भी मर चुके हैं। इसलिए रक्त चंद्रमा के बचे हुए अंशों द्वारा तबाही मचाने की तुम्हारी चिंता सरासर मजाक है। शेन तू कुलपति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यी यून, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम जो सोच रहे हो वह केवल कल्पना है।
तियान युआन जगत में एक खतरा मंडरा रहा है, रक्त चंद्रमा गठबंधन का नेता, और यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई भी शायद उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हमें तुम पर भरोसा करना होगा ताकि तुम रक्त चंद्रमा गठबंधन के नेता का सामना करने के लिए परिपक्व हो सको। तब तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। दुर्भाग्यवश वह मर चुका है। तुम्हारी योजना विफल हो चुकी है। अब तुम हमारे लिए सिर्फ एक खतरा हो, दुनिया के रक्षक नहीं। परिपक्व होने पर तुम ब्लड मून से भी बदतर साबित हो सकते हो। ये यून रक्तचंद्र गठबंधन के नेता की मृत्यु से स्तब्ध रह गया। वह तुरंत इस मामले में व्याप्त विचित्रता को समझ नहीं पाया, लेकिन उसे यकीन था कि यह मामला जितना सरल दिख रहा है उतना सरल नहीं है, और इस समय ये यून के पास आगे सोचने का समय नहीं बचा था। शेनतु कुलपति ने ये यून पर आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। हाथ के इशारे से आत्मा अनुबंध ये यून के सामने रख दिया गया। यह एक काले रंग की निर्जन पशु की खाल थी। उस पर जटिल मंत्र खुदे हुए थे और निर्जन पशु की खाल के चारों ओर एक हल्की हरी लौ घूम रही थी और जल रही थी। इस वीरान जानवर की खाल और उस पर खुदे हुए मंत्रों को देखकर ही यून समझ गया कि इस आत्मा अनुबंध को तैयार करने में तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम को भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम को पता था कि यून और लिन शिंटोब की भविष्य की उपलब्धियां असीमित थीं। यदि आत्मा अनुबंध पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तो वह उन दोनों को रोक नहीं पाता। कितना बढ़िया आत्मा अनुबंध है, ये यून ने उपहास किया। यह आत्मा अनुबंध तियान युआन विश्व के शीर्ष गुटों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। एक रहस्यमय तकनीक का उपयोग करके एक पूर्ण आदिम सच्चे आत्मा के आवरण को परिष्कृत और संकुचित किया गया था। विभिन्न खजानों से विशेष स्याही तैयार की गई थी जिससे रूनिक शब्द उकेरे गए थे। इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न बड़े पारिवारिक कुलों की दिग्गज हस्तियों की भागीदारी आवश्यक थी। वे सभी अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे और एल्डर कंसोर्टियम के सदस्य भी थे। उनमें से एक शेनतु कुलपति थे। पूरे एल्डर कंसोर्टियम के पास केवल एक ही महंगा आत्मा अनुबंध था। ये यून और लिन शिंटोब के लिए तैयार किया गया था। अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित आत्मा अनुबंध अलग थे। वे इतने मूल्यवान अनुबंध का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये यून ने इस आत्मा अनुबंध को देखकर मुस्कुरा दिया। स्वर्गीय दाव संघ में रक्त चंद्रमा ने उसे एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। वह इस आत्मा अनुबंध की तुलना में कहीं कम शक्तिशाली था। ये लोग इसे बनाने के लिए सचमुच इतना बलिदान देने को तैयार थे। और अगर मैं हस्ताक्षर न करने का विकल्प चुनूं तो? ये यून की आवाज ठंडी पड़ गई। उसके बगल में खड़ी लिन शिंटोब ने भी चुपचाप अपनी तलवार पकड़ रखी थी। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। इस आत्मिक अनुबंध में आपकी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये केवल हमारी सुरक्षा की गारंटी के लिए है। आप इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहते? चेहरे पर टैटू से ढके एक बुजुर्ग ने कर्कश स्वर में कहा। वह टोटेम मिस्टिक कबीले से थे। इस गुट के भी यून और लिन परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। क्या ही दिलचस्प तर्क है। तो क्या मुझे किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा जो मेरी स्वतंत्रता को सीमित न करे? क्या मैं तुम्हारे लिए जीता हूं? इसके अलावा आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मतलब है अपनी आत्मा पर ताला लगाना। एक स्थायी आत्मा अनुबंध तो कोई मामूली बात नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि इससे मेरी आत्मा पर जरा भी रोक न लगे? जैसे ही यून खड़ा हुआ, लिन शिंटोब भी उसके साथ खड़ी हो गई। आम योद्धा स्थायी आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचाते हैं। अपने शरीर पर स्थायी बंधन, चाहे वह कितना भी ढीला क्यों न हो, उन्हें असहज कर देता है। इसके अलावा ये यून के लिए झुकना भी अनावश्यक था। आत्मा अनुबंध के तहत सदस्यों को एक दूसरे पर हमला करने की मनाही थी। भविष्य में शेनतु कुलपति को कोई डर नहीं होगा। भले ही वह कुछ ऐसा करे जिससे ये यून को गुस्सा आए या घृणा हो, ये यून उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। ये यून स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। लगता है तुम्हारा इस पर हस्ताक्षर करने का इरादा नहीं है। ली फायर दादी ने सिर हिलाया, मानो उन्हें ये यून पर दया आ रही हो। ये यून, तुमने कम उम्र में ही सफलता पाली है, इसलिए थोड़ा घमंड होना स्वाभाविक है। लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि अगर कोई चीज बहुत सख्त हो तो वह आसानी से टूट जाती है। मैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगी। तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। आप सही कह रही हैं। मुझे स्वाभाविक रूप से इसके फायदे और नुकसान पता है, इसलिए मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से आत्मा अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना पसंद नहीं है, खासकर स्थायी आत्मा अनुबंधों पर। अगर ऐसा नहीं होता तो आत्मा मकबरे में युद्ध ही न होता। ये यून ने ली फायर दादी की छिपी हुई धमकी को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के अन्य सदस्यों की ओर देखा। क्या आप सभी की यही राय है? वहां मौजूद कुछ बुजुर्गों का इरादा ये यून और लिन शिंटोब से दोस्ती करने का था। हालांकि ये दोस्ती ये यून के प्रति उनके मन में मौजूद भय के कारण थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि मित्रता करने से ये यून भविष्य में उनकी मदद नहीं करेगा। उनकी एकमात्र आशा यही थी कि यून भविष्य में उन पर हमला न करे। यदि आत्मा का अनुबंध हस्ताक्षरित हो जाता तो वह हमेशा के लिए प्रभावी रहता। युवा स्वामी जी, आपके शब्द बहुत कठोर हैं। मैं स्वाभाविक रूप से आपके पक्ष में हूँ। हालांकि आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम द्वारा स्थापित एक नियम है। हालांकि मेरा इरादा आपका समर्थन करने का है, मैं इसे रोक नहीं सकता। एक गोल मटोल बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। यह एक विशिष्ट स्पष्ट टिप्पणी थी। वह स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहता था। उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि शेनतु कुलपति और ली अग्नि दादी जैसे लोग ही उनकी समस्या का समाधान करें। युवा स्वामी जी, यदि आप शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं तो अभी भी संभव है कि। किसी ने आगे कहा। ये यून ने उपहास किया। उसने अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार निकाली और लापरवाही से बातचीत की मेज को काट दिया। बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए अत्यधिक ठंडे काले रंग की चट्टान से बनी पत्थर की मेज को टोफू की तरह टुकड़ों में काट दिया गया।
मेरी शर्त बहुत सीधी सादी है, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। जब ये यून ने ये शब्द कहे तो माहौल तुरंत और अधिक गंभीर हो गया। तियान युआन विश्व के वरिष्ठों में, जिनमें इवेंटाइट के संप्रभु प्रमुख थे, कई लोगों ने घातक आभा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से उनका धैर्य समाप्त हो गया था। घातक ऊर्जा तीव्र हो गई और पूरा परिसर सुनामी की तरह ऊर्जा से भर गया। यदि कोई दावसीज स्तर का योद्धा यहाँ खड़ा होता तो उस घातक ऊर्जा के प्रभाव मात्र से ही उसके अनफट जाते और उसकी मृत्यु हो जाती। शेन तू कुलपति ने ये यून को देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। उन्होंने गंभीरता से कहा, क्या यही तुम्हारा जवाब है? कितना अफसोस, क्योंकि मुझे डर है कि यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। शेन तू कुलपति सबसे पहले खड़े हुए। उनकी घातक इच्छा ये यून पर टिकी हुई थी। सब कहते हैं कि ये यून ने तियान युआन जगत के मार्शल स्तर को पार कर लिया है और वह आसानी से एक पूर्ण स्तर या 1.5 स्तर तक भी छलांग लगा सकता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से एक अद्वितीय महान सम्राट बनोगे। आज मैं इन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाऊंगा। शेन तू कुलपति के शब्दों ने ये यून की निंदा की। उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि अफवाहें अतिरंजित थीं, लेकिन उन्होंने केवल वही कहा जो सबसे अधिक विश्वसनीय था। वह ये यून को कमतर नहीं आंक रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे उसकी ताकत पर पूरा भरोसा था। ये यून ने शेन तू कुलपति की धमकियों की परवाह नहीं की। हे बूढ़े जो 70-80 हजार साल जी चुके हो, मुझ जैसे युवान ओपनिंग स्तर के कनिष्ठ को चुनौती देने में जरा भी शर्म नहीं समझते। तुम्हारी उम्र मुझसे हजारों गुना ज्यादा है, तुम्हारा साधना स्तर भी मुझसे एक स्तर ऊपर है, फिर भी तुम मुझसे उन अफवाहों की सच्चाई पूछने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी बेशर्मी देखकर मैं सचमुच दंग रह गया। मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति के मुकाबले कितनी है, लेकिन बेशर्मी के मामले में तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये यून के श्राप बेहद तीखे थे। उन्होंने शेन तू कुलपति पर श्राप बरसाए थे, लेकिन उनकी कही हर बात सच थी। शेन तू कुलपति की उपेक्षा करते हुए वहां बैठे कई दिग्गज भी शेन तू कुलपति के लिए शर्म महसूस कर रहे थे। ये युद्ध वास्तव में शर्मनाक था। बकवास बंद करो, चूंकि तुम पहले से ही इतने बेशर्म हो, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। जिसे भी लड़ना हो आ सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और एक छलांग लगाकर विशाल पैगोडा की खिड़की से बाहर उड़ गया। बादलों को चीरती हुई ग्रेटस्वॉर्ड पर्वत की चोटी से वह पंख फैलाए एक चील की तरह ऊंची लटकती चट्टानों का पीछा करते हुए दूर बादलों के सागर की ओर उड़ गया। ये यून के उड़ जाने के बाद लिन शिंटोक भी उसके पीछे पीछे चली गई। ग्रेटस्वॉर्ड पर्वत की चट्टानों के नीचे एक धुंध छाई हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह अमरों का स्वर्ग हो। ये यून और लिन शिंटोक जब काले और सफेद रंग की आकृतियों के रूप में धुंध में से गुजर रहे थे तो वे एक अमर जोड़े की तरह दिख रहे थे। जैसे ही उनकी आकृतियां ओझल हुई, शेन तू कुलपति का चेहरा गंभीर हो गया। वह छोटा बदमाश खुद को अजय समझता है। शेन तू कुलपति ने दांत पीस लिए। ये यून द्वारा बार बार ठुकराए जाने और उपहास किए जाने के बाद वह पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे। उन्होंने जीवन भर शक्तिशाली होने का आनंद लिया था, इसलिए उन्होंने कभी किसी कनिष्ठ से इस तरह का अपमान नहीं सहा था। इसके अलावा ये यून का रवैया तो उन्हें पूरी तरह से नकारने वाला था। इस तरह की धृष्टता देखकर शेन तू कुलपति ने ये यून की खाल जिंदा ही उतारने की इच्छा व्यक्त की। शेन तू कुलपति विशाल शिवालय से बाहर उड़ गए और पौराणिक हस्तियों का समूह उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे लाखों फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ रहे थे। जब उन्होंने दूर तक देखा तो उनके नीचे खेत, झीलें और नदियां थीं। दृश्य बेहद मनमोहक था। ये यून एक अनाम पर्वत शिखर पर उतरी। पर्वत घनी हरियाली से भरा था और जमीन पर बिखरे अजीबोगरीब पत्थर किसी जानवर जैसे लग रहे थे, जबकि प्राचीन चीड़ के पेड़ अजगरों की तरह दिखते थे। पर्वत की चोटी से एक झरना तेजी से नीचे गिर रहा था। ये हजारों फीट की ऊंचाई से गिरती पानी की एक सफेद धारा की तरह था, जिसके बहने की गर्जनापूर्ण आवाज सुनाई दे रही थी। ये यून इस हरे भरे पहाड़ पर खड़ी होकर शेन तू कुलपति की प्रतीक्षा कर रही थी। 30 सेकंड से भी कम समय में शेन तू कुलपति पर्वत शिखर पर उतर गए। चारों ओर के नजारे को देखते हुए उन्होंने व्यंग्य किया, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या तुम इसे अपना दफन स्थल चुन रहे हो? ये यून ने हंसते हुए सिर हिलाया। मैं अभी जवान हूं, इसलिए मेरी चिंता मत करो। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम 70 या 80 हजार साल जी चुके हो। तुम्हारा अंत निकट है, इसलिए तुम्हारे लिए अपने शाश्वत शांतिपूर्ण विश्राम के लिए एक अच्छी जगह चुनना उचित होगा। ये यून अपने श्रापों में विशेष रूप से लोगों की कमजोरियों को निशाना बनाता था। शेन तू कुलपति जैसे उन बूढ़े सन की लोगों के लिए जीवनकाल सबसे बड़ी परेशानियों में से एक था। वास्तव में उनकी जीवन अवधि बहुत कम बची थी। मौत को दावत देना। शेन तू कुलपति क्रोधित हो गए। उनकी ऊर्जा उमड़ पड़ी और एल्डर कंसोर्टियम के दिग्गज व्यक्तियों के आने से पहले ही वे ये यून पर हमला करने की योजना बना रहे थे। काका, शेन तू कुलपति के नीचे स्थित पर्वत शिखर कांपने लगा। एक भयानक आभा चारों ओर छाने लगी। पर्वत पर स्थित वृक्ष इस ऊर्जा से प्रभावित होकर हिंसक रूप से मुड़ने और टेढ़े होने लगे। बड़े बड़े पेड़ उगने लगे। पेड़ों की विशाल जड़ें अजगरों की तरह जमीन से बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत हुई। पूरा जंगल मानो उन्माद की स्थिति में आ गया। शेन तू कुलपति स्पष्ट रूप से लकड़ी तत्व संबंधी नियमों में निपुण थे। इसे अपेक्षाकृत दुर्लभ नियम माना जाता था और इसी क्षण एल्डर कंसोर्टियम के अन्य दिग्गज भी वहां पहुंच गए थे। ये जानते हुए कि युद्ध शुरू हो चुका है, वे उत्सुकता से देखने लगे। वे सभी ये यून की शक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ये यून, उद्धरण चिन्ह। ये यून के बगल में लिन शिंटोग ने उसकी आवाज सुनी। वह उसके मन की बात समझ गया और बोला, बस एक कोने में खड़े होकर देखते रहो। बस उन बूढ़े लोगों से सावधान रहना जो अचानक मुझ पर हमला कर सकते हैं। शेन तू कुलपति से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। यदि ये यून और लिन शिंटोग संयुक्त रूप से काम करते तो उनकी शक्ति का आकलन करना उतना आसान नहीं होता जितना कि जोड़ का। ठीक है, लिन शिंटोग ने सिर हिलाया। दोनों महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करती थीं।
इसके अलावा लिन शिंटो का शरीर महारानी हृदय सूत्र के अभ्यास के लिए यी उनसे अधिक उपयुक्त था, इसलिए वह यी उनसे कमजोर नहीं थी। हालांकि इन वर्षों में लिन शिंटो चुपचाप यी उनके पीछे पीछे चलती रही। वह शायद ही कभी कुछ बोलती थी। उनके जीवन की हर परिस्थिति में यी ही केंद्र में थी। वह केवल आवश्यकता पड़ने पर ही आगे बढ़ती थी। उनका स्वभाव ऐसा ही था। उनका रूप जल के समान कोमल और सौम्य था, लेकिन एक बार किसी बात का निश्चय कर लेने पर वह उसे पूरी लगन से पूरा करती थी। जैसे ही पहाड़ कांप उठे, असंख्य विशालकाय पेड़ आसमान की ओर उगाए। यहाँ तक कि 1000 फुट ऊंचा झरना भी तेजी से बढ़ती पेड़ों की शाखाओं से घिर गया। पल भर में पूरी पर्वत चोटी विशालकाय पेड़ों के समुद्र में समा गई और शेंतु कुलपति के पीछे एक दिव्य वृक्ष की आभा प्रकट हुई। यह दिव्य वृक्ष जमीन में जड़ जमाए हुए था और इसका शिखर आकाश तक फैला हुआ था। ट्वैंग! शेंतु कुलपति ने हरकत की और पलक झपकते ही हवा में प्रकट हुए एक लंबे भाले को पकड़ लिया। फिर वह यी यून की ओर दौड़ा। वह बेहद तेज था, मानो कोई दिव्य बाघ जंगल में छलांग लगा रहा हो। जैसे ही उसने अपने भाले से वार किया, हवा में एक कपकपी भरी गूंज पैदा हुई और इस समय यी यून विशालकाय वृक्ष के जादू में फंस गया था। विशालकाय वृक्ष की शाखाओं ने हर दिशा को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे यी यून के लिए बचना असंभव हो गया था। एक झटके में यी यून ने सूर्य तीतक धनुष को थाम लिया। ऊर्जा को तीरों में तब्दील करते हुए एक शुद्ध यांग दिव्य तीर सीटी बजाते हुए आगे बढ़ा। वाह! तीर ने अपने पीछे आग का एक विशाल सागर प्रज्वलित कर दिया। शुद्ध यांग ज्वालाओं के जलने से ऐसा लगा मानो कोई सूर्य संसार में विलीन हो गया हो। वृक्षों के बड़े बड़े हिस्से प्रकाशमान हो गए। ये विशाल वृक्ष, जो दिव्य धातु के समान ठोस थे, शुद्ध यांग की प्रचंड ज्वाला का सामना नहीं कर सके। बूम! शेंतु कुलपति का भाला यी यून के तीर से टकराया। इस भीषण टक्कर से धरती कांप उठी। परिणाम स्वरूप असंख्य विशालकाय वृक्ष जड़ से उखड़ गए और हवा में ही चूर चूर होकर शुद्ध यांग ज्वालाओं में जलकर राख हो गए। शेंतु कुलपति घबरा गए। उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि इस झड़प में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वे भाले का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि यी यून ने ऊर्जा का तीर चलाया। एक भाला उड़ते हुए प्रक्षेप्य के विरुद्ध काफी कारगर होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह इससे कुछ भी हासिल करने में विफल रहा। और इसी क्षण यी यून शुद्ध यांग की टूटी हुई तलवार हाथ में लिए हुए तेजी से आगे बढ़ा और सीधे शेंतु कुलपति के सिर पर वार किया। तलवार की किरण एक सूखे पेड़ के ठूंठ को चीरती हुई सी लग रही थी, मानो वह एक विशाल झरने की तरह नीचे गिर रही हो। पल भर में जिस भी क्षेत्र से तलवार की किरण गुजरी, वहां के सारे विशाल पेड़ चकनाचूर हो गए। यहाँ तक कि दूर स्थित 1000 फीट ऊंचा झरना भी तलवार की किरण से कट गया, जिससे पानी का बहाव रुक गया। उस विशालकाय वृक्ष के जादुई आवरण को जबरदस्ती तोड़ दिया गया था। हालांकि तलवार की किरण ने अपनी गति बिल्कुल भी नहीं खोई और वह पहले ही शेंतु कुलपति की आंखों के सामने पहुंच चुकी थी। इस समय शेंतु कुलपति ने यी यून के ऊर्जा तीर का सामना करने के लिए बहुत प्रयास किया था। जादू टूटने के बाद तलवार की किरण को अपनी ओर आते देख वे भयभीत हो गए। इस लड़ाई में उसने कोई नरमी नहीं बरती थी। वह जानता था कि यी यून की ताकत असाधारण थी, लेकिन साधना स्तर में अंतर था। इसके अलावा उसका मानना था कि नियमों के बारे में उसकी समझ यी यून से कहीं अधिक थी और वह एक ही प्रहार में यी यून को निष्क्रिय करना चाहता था। फिर वह बिजली की कड़क जैसी तीव्र गति से यी यून को घातक रूप से घायल कर देता, जिससे किसी को कान ढकने का भी समय नहीं मिलता। जब तक वह यी यून को घायल कर देता, तब तक वह ये साबित कर सकता था कि यी यून की ताकत बहुत कम है। वह अभी परिपक्व नहीं हुआ है। इस तरह वह एल्डर कंसोर्टियम के उन कुछ सदस्यों के साथ मिलकर काम कर सकता था जो यी यून के शत्रु थे। ऐसे में यी यून को मारना बहुत आसान हो जाता। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यी यून का धनुष और तलवार इतनी शक्तिशाली होगी। अब तलवार की किरण उन तक पहुंचने ही वाली थी कि शेंतु कुलपति के मन में कोई और विचार नहीं बचा था। एक जोरदार दहाड़ के साथ उन्होंने अपना भाला अपने सामने कर लिया, इस उम्मीद में कि हमले को वापस उसके स्रोत की ओर मोड़ दिया जाए। काचा! एक भयानक विस्फोट की गूंज सुनाई दी और युद्ध ने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। विशाल वृक्षों से ढकी पर्वत चोटी को बलपूर्वक काटकर अलग कर दिया गया। लाखों पाउंड चट्टानें हवा में उड़ी और चूर चूर होकर चूर चूर हो गईं। तेज हवा चलने के साथ ही शुद्ध यांग अग्नि फैल गई, जिससे एक धूसर धुंध का निर्माण हुआ जिसने आकाश को ढक लिया। और इस भीषण टक्कर में शेंतु कुलपति पीछे की ओर उड़ गए। वे दर्जनों मीटर ऊंची एक तराशी हुई चट्टान से बुरी तरह जा टकराए। बूम! जैसे कोई उल्कापिंड जमीन से टकराया हो, वैसे ही तराशी हुई चट्टान ढह गई। हर आकार के कंकड़ नीचे गिरे और चारों ओर लुढ़क गए। चटकने की आवाज, गिरते हुए पत्थर लगभग एक ही क्षण में फट गए। हाथ में भाला लिए शेंतु कुलपति चट्टानों के मलबे के बीच खड़े थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन उनकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। शेंतु कुलपति और यी यून के बीच युद्ध के दौरान 2 बार झड़प हुई थी, लेकिन शेंतु कुलपति स्पष्ट रूप से यी यून से पराजित हो गए थे। शेंतु कुलपति मलबे से बाहर निकले और इस समय वे क्रोध और सदमे से भरे हुए थे। वे जानते थे कि यी यून से निपटना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यी यून की शक्ति इतनी भयावह हद तक पहुंच जाएगी। शेंतु कुलपति ने जीवन भर प्रकृति को अपने वश में रखने की शक्ति का आनंद लिया था। उन्हें कभी भी इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं होना पड़ा था। अत्यंत क्रोध में आकर उन्होंने अपने हाथ में भाला हिलाया और उनके पीछे स्थित दिव्य वृक्ष उनके भाले में समाहित हो गया। उस क्षण शेंतु कुलपति मानो अपने नीचे की भूमि में पुनर्तः समाहित हो गए थे। वे एक ऐसे वृक्ष के समान थे जिसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जमी हुई थीं। पूरा पर्वत, उस पर फैला पूरा जंगल और आसपास के क्षेत्र में 1000 मील तक फैली सभी वनस्पतियां शेंतु कुलपति के साथ एक अदृश्य संबंध स्थापित करती हुई प्रतीत होती थीं।
इन पौधों ने स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अवशोषित किया और भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने लगातार ऊर्जा प्रदान की जो शेंतु कुलपति के शरीर में एकत्रित होती रही। हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में शेंतु कुलपति के पास कुछ अद्वितीय गुप्त कौशल थे। ये सृष्टि सूत्र है जिसका अभ्यास बूढ़े शेंतु करते हैं। ये सृष्टि की सभी ऊर्जाओं को जोड़ता है और उनसे युआनची को अवशोषित करके स्वयं को बल देता है। यदि वह मृत्यु के कगार पर न होते तो बूढ़े शेंतु इस युक्ति का प्रयोग न करते। उपस्थित कुछ दिग्गज हस्तियां शेंतु कुलपति को बहुत पहले से जानती थीं और उन्होंने शेंतु कुलपति के सर्वश्रेष्ठ कौशल को देखा था। सृष्टि सूत्र के प्रयोग से शायद वह अपने द्वारा खोए गए कुछ लाभ को पुनः प्राप्त कर सके। शेंतु कुलपति, जो इस समय युद्ध के मैदान में थे, की हालत बेहद दयनीय थी। इस युद्ध का परिणाम वैसा नहीं था जैसा कई लोगों ने अनुमान लगाया था। वहां मौजूद सभी लोग शेंतु कुलपति की शक्ति से भलीभांति परिचित थे। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञों में शेंतु कुलपति निस्संदेह सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। हालांकि उनके वृक्ष मंत्र का यी यून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत यी यून ने उनके भले के हमले को आसानी से विफल कर दिया। इससे ये तथ्य प्रतिबिंबित हुआ कि तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के सदस्यों में से 70% से अधिक लोग यी यून के समकक्ष नहीं थे। उन्हें ये निष्कर्ष पसंद नहीं आया। हालांकि वे यी यून के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते थे, फिर भी वे चाहते थे कि शेंतु कुलपति यी यून को हरा दें या कम से कम उन्हें बहुत बुरी तरह से हार का सामना न करना पड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि इस समय वे यी यून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर भविष्य में यी यून को थोड़ा और समय दिया गया तो कोई नहीं जान पाएगा कि उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ऊर्जा की तीव्रता बढ़ती गई, भारी मात्रा में युआनची भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित हुई और शेंतु कुलपति के सामने एक विशाल हाथ के रूप में संघनित हो गई। उस विशालकाय हाथ ने यी यून को पकड़ लिया। इस हाथ में एक विशाल और राजसी आभा थी, मानो वह दिव्य मार्ग का साक्षात अवतार हो। शेंतु कुलपति के सृष्टि सूत्र के प्रहार के विरुद्ध यी यून 100 मीटर की ऊंचाई पर हवा में मंडराता रहा। हाथ में टूटी हुई तलवार लिए उसने धीरे से अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया। यी यून के लिए शेंतु कुलपति के साथ युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें वह अपनी खुद की ताकत का परीक्षण कर सकता था। समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस, ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस, ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यी यून ये जानना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। काचा, जैसे आकाश से एक प्रचंड विस्फोट हुआ हो, शुद्धयान की टूटी हुई तलवार के लहराते ही उसने सांसारिक शुद्धयान ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया। इसके परिणामस्वरूप रंगीन विशाल बादलों में बवंडर उठने लगे जो बिजली की चमक से जगमगा रहे थे। महान महारानी हृदय सूत्र साधना तकनीक यी यून के शरीर में उमड़ पड़ी। यी यून आकाश में लटके सूरज की तरह लग रहा था और इसी के साथ यी यून ने शेंतु कुलपति पर अपनी तलवार से प्रहार किया। तलवार मानो अंतरिक्ष के ताने बाने को चीरते हुए नीचे आए, मानो वही दुनिया की एकमात्र वस्तु बन गई हो। जैसे ही आकाश चकनाचूर होने लगा, ऐसा लगा मानो प्राचीन युग से आती हुई तलवार की किरण अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को भेद रही हो। सभी लोग आंखें फाड़कर देख रहे थे। आकाश में गूंज को देखकर यह निश्चित रूप से पूरे तियान युआन जगत का सबसे बड़ा मुकाबला था। शेंतु कुलपति, जो अपने विशेष आक्रमण का उपयोग कर रहा था, बनाम यी यून, जो एक अद्वितीय महान सम्राट बनने के लिए बाध्य था। ये प्रहार विजेता का फैसला करने के लिए काफी था और इससे उनकी ताकत में अंतर भी पता चल सकता था। आसपास मौजूद भीड़, जिसमें स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के योद्धा भी शामिल थे, इस टक्कर के सामने पीछे हटने लगी। उन्होंने आघात तरंग का सामना करने के लिए अपनी सुरक्षात्मक शक्तियों का भी आह्वान किया। आखिरकार इतनी तीव्र ऊर्जा के प्रभाव से निश्चित रूप से एक भयानक विस्फोट होगा। हालांकि जब तलवार की किरण विशालकाय स्वर्गीय दाव हाथ से टकराई तो अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। आश्चर्यजनक तलवार की किरण शेंतु कुलपति के विशालकाय हाथ को बिना रुके चीरती हुई निकल गई। चीला, विशाल, प्राचीन आभा उत्सर्जित करने वाला वह विशालकाय हाथ ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में बंट गया था। क्या सभी लोग अवाक रह गए? जिस ऊर्जा विस्फोट की उन्होंने कल्पना की थी, जो तारों के टकराव जैसा होगा, वह नहीं हुआ। इसके बजाय शेंतु कुलपति का सृष्टि सूत्र नष्ट हो गया था। युआनची अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी और शुद्धयान ज्वालाएं जल उठी, जिसने आकाश और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। 1000 मील के दायरे में फैले सफेद बादल छट गए, जबकि विशालकाय स्वर्गीय दाव हाथ नरक के सागर में नष्ट हो गया। तलवार की किरण ने विशालकाय स्वर्गीय दाव हाथ को चीरते हुए भी अपनी गति नहीं खोई और सीधे शेंतु कुलपति के सिर की ओर बढ़ गई। शेंतु कुलपति की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह इस विनाशकारी प्रहार से बचना चाहते थे, लेकिन उसी क्षण उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक विशाल और भयानक ऊर्जा उन्हें जकड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिंजरा उन्हें अंदर बंद कर रहा हो। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। शेंतु कुलपति ने दहाड़ लगाए और यी यून के वार को रोकने के लिए अपना भला आगे कर दिया। वह कितना वार रोक पाएगा या तुरंत मारा जाएगा, ये सब अज्ञात था। ऐसी स्थिति में यी यून ने स्वाभाविक रूप से नरमी नहीं बरती। भले ही उसे ब्लड मून का सामना करने के लिए सहयोगियों की आवश्यकता थी, लेकिन शेंतु कुलपति जैसे व्यक्ति के खिलाफ भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए मौका मिलते ही वह उसे सीधे मार डालना चाहता था। कितनी गुस्ताखी! इसी क्षण एक गर्जना गूंजी। पास में मौजूद पौराणिक हस्तियों में से एक लंबा काला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने एक बड़ी मोहर पकड़ी हुई थी और उसे यी यून की तलवार की किरण पर फेंक दिया। ये काली आकृति संध्याकाल का सम्राट थी। तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें शेंतु कुलपति की रक्षा करनी थी। यदि यी यून द्वारा पिछली पीढ़ी के सभी लोगों को मार दिया जाता तो अराजकता फैल जाती। वह मोहर एक काले पहाड़ की तरह थी।
जैसे ही वह विघटित होकर शून्य को दबा रही थी, वही यून की तलवार की किरण पर जोर से टकराए। चाहे वह सील हो या भाला, उन्हें भारी हथियार माना जाता था और तलवार के मुकाबले उनमें बढ़त होती थी। हालांकि जब सील तलवार की किरण से टकराए तो तलवार की किरण का अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय तीव्र टक्कर में सील ऐसे कांप उठी मानो वह किसी अदृश्य स्थानिक अवरोध से टकरा गई हो। इतना ही नहीं, तलवार की किरण नीचे की ओर और भी तेज हो गई। काचा तलवार ने धरती को चीर डाला था। जिस पर्वत शिखर पर यी यून खड़ा था वह अब 2 हिस्सों में बंट गया था। पहाड़ की चोटी से लेकर ढलान तक एक तलवार का निशान फैला हुआ था, जिससे लगभग 1 दर्जन विशाल खाइयां खुल गईं। ये निशान नीचे तक फैला हुआ था, जमीन में गहराई तक समाया हुआ था, जिससे सैकड़ों हजारों फीट तक गहरी खाई बन गई थी। शेन तू कुलपति तलवार के निशान वाली खाई से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। उनका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था। वह पराजित हो चुका था, पूरी तरह पराजित। उसे पता था कि वह मौत के मुंह से वापस आया है। अगर इवेंटाइट के संप्रभु के प्रहार ने आखिरी क्षण में तलवार की किरण को मोड़कर उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम न किया होता, तो क्या तलवार लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती? यह अप्रत्याशित था। शेन तू कुलपति ने अनजाने में अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि उन्हें अपनी हथेली ठंडी महसूस होने लगी थी। मृत्यु के करीब पहुंचने का अनुभव उन्होंने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। वे लगभग भूल ही चुके थे कि ऐसा महसूस करना कैसा होता है। और आज उन्हें एक बार फिर यी यून से इसका अनुभव हुआ, जो एक ऐसा कनिष्ठ छात्र था जिसने 30 साल से भी कम समय तक साधना की थी। अपने हमले को नाकाम देखकर यी यून थोड़ा झुंझला गया। उसका इरादा तो जान से मारने का था, और अगर मुमकिन होता तो वह उस हमले से उस बूढ़े मूर्ख को खत्म कर देना चाहता था। हालांकि संध्याकाल के सम्राट ने हस्तक्षेप करते हुए यी यून की तलवार को मोड़ दिया। इवेंटाइट के संप्रभु के रास्ते में होने के कारण शेनतु कुलपति को मारना मुश्किल था। हालांकि यी यून को संध्याकाल के सम्राट से डर नहीं था, लेकिन अगर वह उस पर हमला करता तो इसका मतलब तियान युआन जगत के सभी महान व्यक्तित्वों को अपना शत्रु बनाना होता। वे लोग निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे जब यी यून तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य को एक एक करके मार डालेगा। ये यून भी नहीं चाहता था कि लिन शिंटोग और वह खुद इतने सारे लोगों के साथ जीवन मरण की लड़ाई में उलझे। ये यून, तुम वाकई असाधारण हो। शाम के सम्राट ने ये यून को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। जब उसकी मुहर ये यून की तलवार की किरण से टकराई तो क्षणिक संपर्क के बावजूद ये यून की शक्ति देखकर वह चकित रह गया। सील जैसे हथियार की आक्रमणकारी विधियां या तो दमनकारी थी या नष्ट करने वाली। इवेंटाइट के संप्रभु के लिए तलवार की किरण को नष्ट करना आसान होना चाहिए था। हालांकि ये यून की तलवार की किरण अनंत काल तक बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें अमर शक्ति समाई हुई हो, जिससे इवेंटाइट के सम्राट को लगा कि उसने अपने पिछले प्रहार में किसी दिव्य पर्वत को भेद दिया है। इवेंटाइट के संप्रभु को पता था कि तलवार की किरण का इस तरह के प्रहार से न बिखरना तलवार की भावना द्वारा तलवार की किरण को मजबूत करने के कारण था। तलवार की शक्ति इतनी अधिक थी कि तलवार की किरण बिना विलीन हुए संघनित हो गई। ये यून के पास इतनी ताकत और तलवारबाजी कौशल देखकर वह चिंतित हो गया। यद्यपि संध्याकाल के संप्रभु को यह नहीं लगता था कि वह यून से हीन है, फिर भी उसमें इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं था कि वह यून को पीछे रख सकता है। प्रतिद्वंद्वी को हराना और उसे रोके रखना दो बिल्कुल अलग बातें थीं। इसके अलावा लिन शिंटोग भी पास ही में मौजूद थी। ये यून और लिन शिंटोग की संयुक्त सेनाओं का सामना करने के विचार मात्र से ही इवेंटाइट के सम्राट का सिर चकरा गया। वह ऐसी स्थिति का सामना करने से थोड़ा भयभीत भी था। वे दोनों दाव युगल थे, तो ऐसे युगल के पास संयुक्त आक्रमण कौशल न हो, ऐसा कैसे संभव है? ऐसे में उन लोगों के समूह को ये यून और लिन शिंटोग को आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना तो पहले ही असंभव था। इवेंटाइट के संप्रभु के अलावा अन्य लोग भी इस बात से अवगत हो जाते हैं। ये यून द्वारा आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने के कारण यह उनके बगल में लेटे हुए बाघ की तरह था, जिससे उन्हें बेचैनी हो रही थी। अब बाघ को जंजीरों में बांधना अव्यावहारिक हो चुका था। उनके पास एकमात्र उपाय यही बचा था कि वे बाघ की चापलूसी करें, उसे मांस खिलाएं ताकि वह उन पर हमला न करे। पल भर में कई लोगों ने अपना इरादा बदल लिया। वे दिग्गज हस्तियां जो ये यून से दोस्ती करने का इरादा रखती थीं, इस समय उन्हें बधाई देने के लिए आ गईं। वे हवा में उड़ गए और ये यून को घेर लिया। युवा स्वामी ये वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। युवान ओपनिंग स्तर पर स्वर्ग आरोहण स्तर के योद्धा से लड़ना, ये तो एक पूर्ण स्तर को पार करना है। भविष्य में जब युवा स्वामी इस स्वर्ग आरोहण प्राप्त कर लेंगे तो उनकी शक्ति कैसी होगी, कौन जाने। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की लड़ाई की खबर तियान युआन जगत में तेजी से फैल जाएगी। अधेड़ उम्र के दिखने वाले व्यक्ति के बगल में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने भी यही बात दोहराई। मुझे आश्चर्य है कि युवा स्वामी को कब समय मिलेगा। मैं जू युशान हमेशा से लिन परिवार से मिलने की इच्छा रखती रही हूँ। यदि युवा स्वामी खाली हो तो मैं अपने शिष्यों से कुछ छोटे उपहार तैयार करवा दूंगी। लोगों के एक समूह ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। बेशक यह अज्ञात था कि उनमें से कितने लोगों की भावनाएं वास्तविक थीं। ये यून ने उन तारीफों को दिल पर नहीं लिया। वह भली भांति जानता था कि आज उसके पास जो अपार शक्ति है, उसके बिना ये लोग उसे कुतर कुतर कर उसकी एक भी हड्डी नहीं छोड़ते। उसकी लाश से महारानी की विरासत छीन ली जाती। ये बूढ़े मूर्ख तो महारानी की विरासत के लिए आपस में भी लड़ने लगते। ये यून को उनकी मीठी बातों की कोई परवाह नहीं थी जिनमें तलवार छिपी थी। उसने कुछ औपचारिक जवाब दिए और इसके बजाय जो व्यक्ति जितना अधिक चापलूसी करता था उतना ही वह उससे सावधान हो जाता था। इस तरह का व्यक्ति काम पूरा होने पर किसी पर हमला करने की पूरी संभावना रखता था। संक्षिप्त बातचीत के बाद ये यून ने अचानक अपना सिर घुमाया और कुछ ही दूरी पर स्थित अभ्यारण्य में रह रहे दंपति की ओर देखा। जब से ये यून तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में आई तब से दंपति ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था।
वे ये यून के प्रति अत्यधिक भावुक नहीं थे, न ही वे शत्रुतापूर्ण प्रतीत हुए। ये यून के मन में उस दंपत्ति के प्रति अच्छी भावनाएं थीं। उसने अभ्यारण्य में मौजूद दंपति के पुरुष रूप की ओर हाथ जोड़कर कहा, द्वीप स्वामी, इस तुच्छ प्राणी के कुछ प्रश्न हैं और मुझे आशा है कि द्वीप स्वामी उनका उत्तर देंगे। ओह! अभ्यारण्य द्वीप के स्वामी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई ही, आप बोलिए। यही तो ये तुच्छ व्यक्ति पूछना चाहता है कि द्वीप के स्वामी को रक्तचंद्र के 10 शव कहाँ मिले। द्वीप के स्वामी के पास स्वाभाविक रूप से रक्तचंद्रमा के दौरान मारे गए 10 शवों के संबंध में सबसे अधिक अधिकार था। उन्होंने कहा, जिस अभ्यारण्य द्वीप पर मैं रहता हूँ वह अगम्य सागर की गहराई में स्थित है। एक दिन मुझे दूर आकाश पृथ्वी ऊर्जा में उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। इसके परिणामस्वरूप कुछ विचित्र सांसारिक घटनाएं घटित हुई, मानो कोई नियम टूट रहा हो। मुझे लगा कि कोई खजाना प्रकट हुआ है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ उसकी खोज में निकल पड़ा। वहां हमें विनाश का एक भयावह मंजर देखने को मिला। 10,000 मील के दायरे में फैले पूरे अगम्य सागर में लाल रंग गायब हो गया था और उसकी जगह गहरा नीला रंग आ गया था। हवा में ऊर्जा प्रवाह और नियमों के अवशेष मौजूद थे। ये संभवतः पहले हुए किसी बड़े विस्फोट के कारण हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः पहले वहां किसी प्रकार की संरचना सरणी स्थापित की गई थी। दुर्भाग्यवश किसी कारणवश वह संरचना सरणी विफल हो गई और सीधे रह गई, जिससे आकाश और पृथ्वी के नियमों में परिवर्तन हो गया। मैंने विस्फोट के निशान खोजने के लिए आसपास के क्षेत्र की छानबीन की और मुझे 10 ब्लड मून शव मिले। कुछ शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। पहले तो मुझे संदेह हुआ कि इन लोगों ने सामूहिक पुनर्जन्म के लिए एक विशेष संरचना बनाई होगी, लेकिन शवों से मुझे आत्मा के अंशों के निशान महसूस हुए, इसलिए यह पुनर्जन्म जैसा प्रतीत नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं था कि उनमें से सभी पुनर्जन्म नहीं ले सकते, लेकिन मुझे यकीन था कि उनमें से बड़ी संख्या में लोग वास्तव में मर चुके थे। मेरा मानना है कि इससे ब्लड मून का खतरा न्यूनतम स्तर पर आ गया है। एक फॉर्मेशन एरे का विस्फोट। ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे इस स्पष्टीकरण पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। ये सिर्फ ये यून की बात नहीं थी। तियान युआन जगत के अन्य वरिष्ठों को भी स्थिति में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। हालांकि तथ्य उनके सामने थे और वास्तव में 10 मृत पुनर्जन्म लेने वाले थे। ये कहना असंभव था कि उन्होंने अपनी मृत्यु का नाटक किया था, क्योंकि शव अभ्यारण्य के दंपति के हाथों में थे। तियान युआन वरिष्ठ संघ ने शवों को सील करने के लिए 10 आत्मा सीमित ताबूत भी बनवाए थे। उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में पुनर्जन्म लेने वालों का पुनर्जीवित होना असंभव था। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि सोल टूम के ब्लैकस्टोन ट्रायल्स में ब्लड मून का केंद्र सबसे शक्तिशाली इन प्रेत सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ये निस्संदेह ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के लिए एक बड़ा झटका था। लगातार मिल रही असफलताओं के बाद ये कल्पना करना मुश्किल था कि ब्लड मून के बचे खुचे अंश वापसी कर पाएंगे। क्यों? क्या छोटे भाई जी को लगता है कि कोई समस्या है? अभ्यारण्य में रहने वाले दंपति की सफेद पोशाक वाली महिला ने पूछा। वह बेहद खूबसूरत युवती थी और उसकी आवाज में एक प्रसन्नता थी। उसकी आवाज बेहद मधुर थी। ब्लड मून को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, ये यून ने आत्मविश्वास से कहा। अरे क्या वजह है? मुझे नहीं पता, ये बस एक एहसास है। ये यून को ब्लड मून के इतिहास की जानकारी वहां मौजूद सभी लोगों से कहीं अधिक थी। वह उस प्राचीन महान युद्ध के भयावह प्रभावों को भी उनसे कहीं अधिक समझता था। उसके पास सबूतों की कमी थी और सब कुछ बस उसका अनुमान था। भावना। जब अभ्यारण्य के उस व्यक्ति ने ये यून को ये कहते सुना तो वह मुस्कुराया। केवल भावना के आधार पर कही गई बात विश्वसनीय नहीं लगती, लेकिन योद्धाओं के लिए भावनाएं ऐसी चीज नहीं थी जिन्हें नजरअंदाज किया जा सके। कई योद्धाओं को नियति का वरदान प्राप्त था। कभी कभी नियति के इस वरदान के कारण उन्हें मानसिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता था, जिससे वे महत्वपूर्ण क्षणों में सर्वोत्तम निर्णय ले पाते थे। छोटे भाई की चिंता जायज है, लेकिन हमने भी एहतियात बरती है। मैंने इन 10 शवों को आत्मा सीमित ताबूतों में बंद कर दिया है। मैंने कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं और एक लोकम पत्थर का इस्तेमाल करके इन्हें दबा दिया है। इसलिए चाहे उनमें असाधारण क्षमताएं ही क्यों न हो, उनका पुनर्जीवन असंभव है। और कुछ दिनों में अगर मेरी खोज नाकाम रही तो मैं भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन शवों को नष्ट कर दूंगा। 10 शवों को इकट्ठा करने के बाद उसे भी कुछ गड़बड़ लगी। वह इन शवों के जरिए ये पता लगाना चाहता था कि ब्लड मून के 10 सदस्य कैसे मरे। ये यून ने उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मामला इतना आसान नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा, आप सभी सावधान रहें और शुभकामनाएं। ये यून भी जानता था कि इस स्थिति में और कुछ कहना व्यर्थ है। उसने तुरंत उन्हें विदाई दी। हाथ में हाथ डाले ये यून और लिन शिंटोग वहां से चले गए और उनकी आकृतियां नीले आकाश में लगभग पलक झपकते ही गायब हो गईं। ये यून और लिन शिंटोग को जाते हुए देखकर इवेंटाइट के सम्राट की आंखों में चमक आ गई। इस समय वह ब्लड मून के खतरे पर नहीं बल्कि ये यून से आने वाले खतरे पर ध्यान दे रहे थे। ब्लड मून को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे गंभीर झटका लगा हो और वह पूरी तरह नष्ट हो चुका हो। हालांकि ये यून से खतरा बहुत वास्तविक था। 10 साल से भी कम समय में वह पूरे तियान युआन जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। तब उन सभी का जीवन ये यून के हाथों में होगा। इस समय खून से लथपथ शेंतु कुलपति भीड़ में घुस गए। जब ये यून आसपास था तब वे इतने अपमानित थे कि अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। अब जब ये यून जा चुका था तो वे अपनी भावनाओं को दबा नहीं सके। आज मुझे जो अपमान झेलना पड़ा उस पर आप जितना चाहें हंस सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। ये यून का उदय अब रुकने वाला नहीं है। जिन लोगों को उससे पुरानी दुश्मनी है वे आशावादी न हो। सबने देख लिया है, जब मैं उससे लड़ रहा था उसका आखिरी वार साफ तौर पर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। अगर इवेंटाइट के सम्राट ने मुझे बचाया न होता तो मैं अपनी जान गंवा देता। यही मेरी सलाह है, शेंतु कुलपति ने घृणा से कहा। जब सबने ये सुना तो कोई एक शब्द भी नहीं बोला।
उन सभी ने वास्तव में यी यून के अंतिम हमले में घातक इरादे को महसूस किया था। यह एक ऐसा प्रहार था जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। शेन तू कुलपति ने सब पर अपनी निगाहें गड़ाते हुए गंभीरता से कहा, सब लोग, यह मत सोचो कि उसका इरादा सिर्फ मुझे मारने का है और तुम्हारे प्रति उसका कोई इरादा नहीं है। तुम में से कई लोगों ने उस समय लिन परिवार और यी यून को नाराज किया था। मेरे उस निकम्मे पोते शेन तू नानतियान से बदला लेने के लिए उसने नानतियान के सामने अपनी पहचान छुपाई और अपनी नफरत का कोई इजहार नहीं किया। इससे तुम उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद नानतियान से कहीं कम ताकतवर होते हुए भी उसने नानतियान को धीरे धीरे बुरी तरह प्रताड़ित किया। लिन परिवार द्वारा नानतियान को कालकोठरी में डालना भी उसी का काम था। अंत में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उसने नानतियान को मार डाला। ऐसे व्यक्ति से तुम कैसे नहीं डरोगे? हो सकता है कि वह अभी तुम्हें कुछ न करे, लेकिन भविष्य में हे ये कहना मुश्किल होगा। शेन तू कुलपति को पता था कि उन्होंने यी यून को बुरी तरह नाराज कर दिया है। अगर वे सहानुभूति जताने की कोशिश करते तो यी यून की जगह होते हुए वे भी हर तरह की संभावित परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते और खुदकुशी कर लेते। ये तो मानव स्वभाव था। जिन लोगों को यी यून से कोई खास शिकायत नहीं थी, वे अब भी अपनी जान बचाने या यी यून से दोस्ती करने की उम्मीद कर रहे थे। शेन तू कुलपति यी यून द्वारा उनकी हत्या किए जाने का इंतजार करते हुए चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। शेन तू कुलपति की बातें सुनकर कई लोगों के चेहरे पर भय का भाव आ गया। उन सभी को इस बात का अंदाजा था कि यी यून ने शेन तू नानतियान के साथ क्या किया था। ये वाकई बहुत डरावना था। जब शेन तू नानतियान चू प्रांत के शहर में यी यून को मौत के घाट उतारना चाहता था, तब यी यून शेन तू नानतियान के लिए एक चींटी के समान था। किसने सोचा था कि कुछ ही वर्षों में शेन तू नानतियान की मृत्यु यी यून के हाथों होगी। यी यून जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति स्नेह प्रकट करने से उन्हें निश्चिंतता नहीं होती। सबसे अच्छा तरीका तो निश्चित रूप से उसे मार डालना ही था। लेकिन यी यून अत्यंत शक्तिशाली था। शेन तू कुलपति लगभग उसके हाथों मारे गए थे और संध्याकाल के सम्राट भी उससे मित्रता करने में असफल रहे थे। वे यी यून को मारना चाहते थे और शायद पहले से ही एक मजबूत सैन्य घेरा बनाकर और कई वरिष्ठों की सेना इकट्ठा करके वे यी यून को भागने से रोक सकते थे। लेकिन फिर भी उनकी कोशिश नाकाम हो सकती थी, और अगर यी यून पर उनका हमला नाकाम रहा तो नतीजा अकल्पनीय होगा। शेन तू कुलपति को उनके मन की बात कैसे पता नहीं चली। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तुम सब बस सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हो। जब एक एक करके तुम्हारा शिकार किया जाएगा तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। अपना काम समाप्त करने के बाद शेन तू कुलपति ने अपनी आस्तीन झटककर प्रस्थान किया। उन्होंने यी यून के हमले से बचने के लिए ग्रेटिसवॉर्ड पर्वत छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वे अपने घावों को भरने के लिए एकांतवास में जाना चाहते थे। यी यून चाहे कितना भी दबंग क्यों ना हो, वे ग्रेटिसवॉर्ड पर्वत पर हमला नहीं करेंगे, अन्यथा इसका अर्थ होगा कि वे वास्तव में पूरे तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम को चुनौती दे रहे हैं। उन बुजुर्गों के बारे में उसे विश्वास नहीं था कि वे हमेशा सावधानी बरतेंगे। यी यून लगातार बढ़ रहा था और उनके लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा था। अंततः वे टूट जाएंगे। कुछ बुजुर्गों ने शेन तू कुलपति के शब्दों को सुनने के बाद एक दूसरे की ओर देखकर कहा, चलिए कुछ दिनों में फिर से मिलते हैं। उन्हें विचार करने के लिए समय चाहिए था। यी यून का खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन यी यून के साथ सद्भाव भंग करना बहुत जोखिम भरा था। अगर यी यून उन पारिवारिक कुलों से बदला लेने की कोशिश करता तो उनके पास तब भी निर्णय लेने का समय होता, और वे पारिवारिक कबीले जिन पर प्रतिशोध का खतरा था, जैसे कि टोटेम मिस्टिक रेस, वे वास्तव में चुप नहीं बैठ सकते थे। शेन तू कुलपति सही कह रहे हैं, हमें यी यून से जल्द छुटकारा पाना होगा। उसने इस बार आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा जाहिर हो गई। प्रतिशोध से चिंतित कुलों ने अपने सौहार्दपूर्ण संबंध रखने वाले कुलों को निजी तौर पर समझाने का फैसला किया। वे निष्क्रिय होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय अन्य वरिष्ठों के साथ गठबंधन कर सकते थे। यी यून को सफलतापूर्वक मारने की संभावना थी, और यदि वे यी यून के पूरी तरह से अजेय होने तक प्रतीक्षा करते तो वे केवल बलि के बकरे बनकर रह जाते। ग्रेटिसवॉर्ड माउंटेन पर परिवार के कबीले के बुजुर्ग एक एक करके अलग अलग विचारों के साथ चले गए, और 10,000 मील दूर। यी यून, तुम्हें क्या लगता है कि ब्लड मून क्या करने की कोशिश कर रही है? लिन शिंटोग ने पूछा। मुझे नहीं पता। यी यून ने अपना सिर हिलाया, वह भी असमंजस में था। लिन शिंटोग ने कहा, ब्लड मून चाहे जो भी करे, हमें अपनी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। ब्लड मून के अलावा हमें उन पारिवारिक कुलों से भी सावधान रहना होगा। ये लोग बेहद अस्थिर हैं। भले ही आपकी शक्ति ने उन्हें कुछ समय के लिए भयभीत कर दिया हो, लेकिन वास्तव में इसका मतलब ये होगा कि आप उनके लिए एक बड़ा खतरा हैं। अगर वे हमसे छुटकारा नहीं पाते हैं तो वे शायद चैन से नहीं बैठेंगे। ये लोग कोई बवाल नहीं मचा पाएंगे, यी यून ने बेपरवाही से कहा। वह शेन तू कुलपति जैसे लोगों को कुछ नहीं समझता था। अगर वे एकजुट हो जाएं तो शायद उनमें कुछ युद्ध शक्ति आ जाए, लेकिन यी यून उन्हें एकजुट होकर उसे मारने का मौका नहीं देगा। और वे सभी लोग षड्यंत्रकारी थे, तो वे पूरी तरह से सहयोग कैसे कर सकते थे? यी यून, चलो गॉड एडवेंट टावर वापस चलते हैं और साधना जारी रखते हैं। लिन शिंटोग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह यी यून का हाथ पकड़े हुए थी और यी यून की हथेली से गर्माहट महसूस हो रही थी। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर अगम्य सागर की ओर उड़ गए। ग्रेटिसवॉर्ड माउंटेन पर हुए उस सम्मेलन के बाद पलक झपकते ही कुछ महीने बीत गए थे, और इसी दौरान यी यून द्वारा ग्रेटिसवॉर्ड माउंटेन में एल्डर पद को ठुकराने, आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने और शेन तू कुलपति को हराने की खबर तियान युआन जगत में फैल गई थी। इस खबर से अवगत योद्धाओं को उस समय का वारंट अभी भी याद था। एक समय था जब यी यून और लिन शिंटोग को मानव जाति का गद्दार घोषित कर दिया गया था। उन पर सभी ने आरोप लगाए थे और सभी उनसे नफरत करते थे। कई युवा योद्धाओं ने पुण्य कमाने के लिए मार्शल अलायंस को यी यून और लिन शिंटोग के निशान प्रदान करने की कल्पना की थी।
अचानक पलक झपकते ही मार्शल एलायंस तियान युआन जगत में छिपी साजिशकर्ता बन गई और ये यून ब्लड मून की योजनाओं को नाकाम करने वाला नायक बन गया। उसने शेंतु कुलपति से भी युद्ध लड़ा और हारा नहीं। ऐसा युद्ध परिणाम वाकई अद्भुत था। एक ऐसे मामले की ओर जो किसी प्राचीन कथा की तरह प्रतीत होता था। कई युवा प्रतिभाशाली लोग पूरी तरह से ईर्ष्या करते थे, कुछ तो इसके बारे में उत्साहित भी महसूस करते थे। मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ता भी ये यून की तरह ही सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। तियान युआन जगत में अनेक युवाओं ने ये यून को अपना आदर्श मान लिया। हालांकि विभिन्न बड़े गुटों के वरिष्ठों ने जानबूझकर इस मामले को दबा दिया और ये यून की तरक्की को रोक दिया। धीरे धीरे ये यून तियान युआन जगत की युवा पीढ़ी के दिलों में एक आदर्श बन गया। वह परम शक्ति का साक्षात प्रतीक था। कौन ये यून की तरह नहीं बनना चाहेगा, जिसने कम उम्र में ही इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली। बेशक ऐसी स्थिति में सबसे शर्मिंदा इकाई शेंतु परिवार ही थी। ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर शेंतु कुलपति लोगों को ही उनके बारे में चर्चा करते हुए भी सुन सकते थे और वह सामग्री उनके कानों को बेहद कर्कश लग रही थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैंने और इंतजार किया तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ये यून मुझे निश्चित रूप से मार डालेगा। शेंतु कुलपति यह बात भली भांति जानते थे कि ये यून कोई दयालु संत नहीं था। वह हत्या करने के अपने इरादे में दृढ़ और संकल्पित था। भला वह संभावित खतरे को कैसे सहन कर सकता था। एक योद्धा के जीवन में कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि उनका जीवन सुगम होगा। उन्हें लगातार अपनी सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति बनाए रखनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए ये यून भले ही बलवान हो, लेकिन एकांतवास से बाहर निकलने पर उसे चोटें लग सकती हैं या वह कमजोरी महसूस कर सकता है। ये यून किसी विषैले सांप को अपने आसपास मंडराने नहीं देगा, क्योंकि वह कभी भी उसे काट सकता है। समझदारी इसी में थी कि संभावित खतरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। समय बीतने के साथ साथ शेंतु कुलपति ने धीरे धीरे अन्य गुटों के बुजुर्गों से ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन आने का लगातार अनुरोध किया। फिर उन्होंने ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन की विशाल सैन्य संरचना में इन लोगों के साथ चर्चा शुरू की। शेंतु परिवार ने ये यून से पुरानी दुश्मनी रखने वाले परिवारों के बीच कई विश्वासपात्रों को भेजा। वे लगातार सहयोगियों को जुटाते रहे और मदद की तलाश करते रहे। उन्होंने पहले से ही ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर एक विशाल सैन्य संरचना स्थापित करने की योजना बना रखी थी, ताकि ये यून को जाल में फंसाया जा सके। इस मामले में शाम के सम्राट ने भी मौन सहमति का रवैया अपनाया। उन्होंने तो इस संगठन को गुप्त रूप से सहायता और लाभ भी प्रदान किए थे। संध्याकाल के स्वामी के लिए शेंतु कुलपति और उनके साथी उनके हाथ में एक चाकू की तरह थे। यदि वे असफल होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका चाकू टूट जाए। वे इसमें शामिल नहीं होते। जल्द ही शेंतु कुलपति ने स्वर्गारोहण क्षेत्र के 10 महान हस्तियों को एकत्रित कर लिया। इन सभी गुटों ने पहले ये यून को नाराज किया था। इन लोगों को भी अपनी चिंताएं थीं और वे ये यून से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे। समस्या की जड़ सफलता दर में थी। उनके सफल होने की संभावना वास्तव में बहुत कम थी। 10 महान व्यक्तित्व ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर एकत्रित हुए। यह अस्थायी रूप से सबसे सुरक्षित स्थान था। कम से कम उन्हें ये यून द्वारा हत्या किए जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। मामला थमने लगा और कुछ महीने बीत गए। शेंतु कुलपति को यह अच्छी तरह से पता था कि हर गुजरते महीने के साथ ही उनकी ताकत लगातार बढ़ती जाएगी। वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये यून और लिन शिंटोग एक बार फिर गायब हो गए हैं। वे लिन परिवार के सदस्य नहीं थे और उनके ठिकाने का कोई पता नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका आत्मविश्वास कम होता गया। इन दिनों शेंतु कुलपति को ऐसा लग रहा था मानो वह कांटों पर बैठा हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत में रहना किसी कैद में होने जैसा हो। अगर वह ये यून को नहीं मार सके तो उनके पास फांसी का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन ऐसा आएगा जब ये यून के पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि वह सारे नियमों को तोड़ सकेगा। जब ऐसा होगा तो वह स्वयं ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर हमला करके अपनी जान दे देगा। और यह समय निश्चित रूप से 1 दशक से अधिक नहीं होगा। यह स्वीकार करना बहुत कठिन था, ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु कब आने वाली है। अपनी आसन मृत्यु से व्याकुल होकर शेंतु कुलपति ने लिन परिवार पर हमला करने की पहल करने के बारे में भी सोचा ताकि ये यून को उकसाया जा सके और उसे ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर हमला करने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि भले ही शेंतु कुलपति को लगता था कि ऐसा अजीबोगरीब विचार संभव है, लेकिन बाकी लोगों में इतना साहस नहीं था। ये सचमुच आग में पतंगे घुसने जैसा लग रहा था। उस दिन शेंतु कुलपति साधना कक्ष में गहन तकनीकों पर विचार कर रहे थे। वे जानते थे कि ये यून के साथ आमने सामने की लड़ाई में जीतने की संभावना बहुत कम थी। शक्ति के अंतर को पाटने के लिए वे केवल एक रहस्यमय तकनीक का उपयोग कर सकते थे जो उनके शरीर की क्षमता का अत्यधिक उपयोग करती थी। ब्लड मून द्वारा छोड़ी गई प्राचीन विरासत में ऐसी रहस्यमय तकनीकों की कोई कमी नहीं थी। आमतौर पर ये ऐसी कलाएं थीं जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाती थीं और लगभग उतना ही नुकसान खुद को भी पहुंचाती थीं। हालांकि शेंतु कुलपति के लिए ये मानो समय पर मिले उपहार थे। जैसे ही शेंतु कुलपति गहन तकनीकों पर चिंतन करने के लिए एकांतवास में प्रवेश कर रहे थे, अचानक उनकी पलकें फड़कने लगीं। इसके बाद उन्हें एक अकारण चिंता का अनुभव हुआ। जब मनुष्यों की पलकें फड़कती थीं तो यह एक शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण होता था, लेकिन योद्धाओं के लिए ऐसा नहीं था। जब उनकी पलकें फड़कती थीं तो या तो ये सौभाग्य का आगमन होता था या किसी खतरे का पूर्वाभास। क्या बात है! शेंतु कुलपति का दिल जोर से धड़कने लगा और वह तुरंत उठकर साधना कक्ष से बाहर निकल गए। इस समय ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर शेंतु कुलपति के कुछ सहयोगी मौजूद थे। तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के अन्य सदस्य अधिकतर अपने अपने गुटों में लौट चुके थे। ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर बचे हुए कुछ लोगों को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वे एल्डर कंसोर्टियम के विशाल पैगोडा के सामने चौक में इकट्ठा हो गए। चौक पर पहुंचते ही उन्हें तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और आसपास की आकाशीय पृथ्वी की ऊर्जा में हलचल मच गई। ये दृश्य देखकर वे चिंतित हो गए।
आखिर हो क्या रहा था? ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत की चोटी पर चलने वाली हवा निश्चित रूप से प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि ऊर्जा से उत्पन्न थी। यह उनके चेहरों पर चाकुओं की तरह लग रही थी, जिससे उनके पास अपनी सुरक्षात्मक युवांची का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे जैसे शेंतु कुलपति का चेहरा गंभीर होता गया, हवा में एक हल्की सी हत्या की मंशा झलकने लगी। उन्हें तीव्र बेचैनी का अनुभव हो रहा था। ये यून, क्या वह उसे मारने आया था? शेंतु कुलपति को इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। यह असंभव था कि यून इतना अहंकारी हो। हालांकि वह शक्तिशाली था, लेकिन अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था। अगर वह ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर हमला करता तो ये तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के सदस्यों पर सार्वजनिक हमला करने के बराबर होता। ये पूरे तियान युआन जगत का दुश्मन बनने के बराबर था। यह असंभव था कि यून के पास तियान युआन जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की शक्ति हो, और यदि वह सभी बड़े गुटों को नाराज कर देता तो वे सब मिलकर उसे हर हाल में मार डालते। तब शायद तियान युआन जगत में उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। कौन है भाई? शेंतु कुलपति ने अपने हाथ में भाला उठाया और अन्य बुजुर्गों के साथ युद्ध की संरचना बनाने लगे। इस समय शाम ढल रही थी। पश्चिम दिशा में सूर्य की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, जिससे शेंतु कुलपति का चेहरा जगमगा रहा था। यहाँ तक कि उनका भाला भी इस सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। अचानक ही शेंतु कुलपति ने क्षितिज में खून जैसा लाल रंग देखा। उन्हें यकीन था कि यह डूबते सूरज की रोशनी से लाल हुआ बादल नहीं था। रक्त के समान लाल रंग धीरे धीरे फैलकर लगातार ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत की ओर बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसकी सघनता बढ़ती जा रही है और यह देखने में बेहद भयावह था। उस गहरे लाल रंग से शेंतु कुलपति को उसमें छिपी तीव्र हत्यारी मंशा का आभास हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह खून का सागर हो जिसने लाखों जिंदगियां बहा दी हों। शेंतु कुलपति के माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। ये यून जैसा नहीं लग रहा था, तो फिर यह कौन या क्या था? शाम के समय सम्राट को सूचित करो। शेंतु कुलपति की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उनके बगल में बैठे कुछ महान व्यक्तित्वों को भी इस मामले की गंभीरता का एहसास हो गया था। उन्होंने अपनी वाणी संचारित करने वाली जादुई पर्चियां निकाल ली, लेकिन तभी शेंतु कुलपति अचानक ऐसे उछल पड़े जैसे किसी की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वे पीछे मुड़ गए। ठीक उसी क्षण उसने अपने पीछे एक भयानक हत्या का इरादा महसूस किया, मानो उसके पीछे कोई आदिम दानव प्रकट हो गया हो। अन्य महान हस्तियों ने भी शेंतु कुलपति का अनुसरण करते हुए पीछे मुड़ गए, और फिर वे अचानक जम गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके शरीर में व्याप्त भयानक आभा और भय के कारण उनके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। जिस विशाल पैगोडा से वे अभी अभी बाहर निकले थे, उसके शिखर पर उन्होंने काले कवच में लिपटे एक राक्षस को खड़ा देखा। ये पता नहीं था कि वह मनुष्य था या भूत। उसने अपने पीछे एक फटा हुआ लबादा ओढ़ा हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। उसकी भुजाएं मनुष्य के शरीर जितनी लंबी थीं और पैगोडा के शिखर तक पहुंच रही थीं। इस राक्षस की केवल एक ही आंख थी जो खून से लाल थी। जैसे ही उस अकेली आंख ने उन्हें घूरा, उनके दिल की धड़कनें लगभग रुक गईं। उन्हें इस राक्षस से एक जबरदस्त आभा महसूस हो रही थी। ये भय या उसके बलवान रवैये के कारण नहीं थी। यह आकाश में चील का सामना करते हुए खरगोश की तरह थी। ये जीवन के प्राकृतिक क्रम में अंतर से उत्पन्न दमन का एक स्तर था। इस दमन के कारण उनके रक्त और ऊर्जा का प्रवाह लगभग असंभव हो गया था। ये किस तरह का इंसान है? शेंतु कुलपति और अन्य महान हस्तियों ने लंबे समय से ऐसा अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि जब वे पहली बार मार्शल आर्ट के संपर्क में आए थे, तब भी उनसे सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली एक निर्जन जानवर का सामना करने का अनुभव अब उनके द्वारा अनुभव किए जा रहे अनुभव के सामने फीका पड़ गया था। काले कवचधारी राक्षस ने खामोशी से उन्हें घूरा। उसकी एकमात्र आंख में कोई भावना नहीं झलक रही थी, केवल उदासीनता थी। जिस तरह से वह उन्हें देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह चींटियों के झुंड को देख रहा हो। तेज हवाओं के चलने से उसके काले बाल उसके सिर के पीछे लहराने लगे। दूर से आता खून जैसा लाल रंग ज्वार की तरह बहता हुआ राक्षस के शरीर से टकराता हुआ प्रतीत हुआ। ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत की चोटी पर इसने एक विशाल भंवर का रूप धारण कर लिया। शेंतु कुलपति और उनके साथियों को राक्षस की आंखों से तबाही का मंजर दिखाई दिया। उसका रंग खूनी लाल था, जो खून के बादल से 100 गुना अधिक तीव्र था। धप धप धप, ढोल की तेज थापों की तरह उनके दिलों की धड़कनें शेंतु कुलपति और उनके साथियों के कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल गले से बाहर निकल आएंगे। आखिर आप हैं कौन? शेंतु कुलपति की आवाज कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे ध्वनि संचारण जेड स्लिप को कुचल दिया, और इस क्षण उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह राक्षस पैगोडा के शिखर से गायब हो गया था। खाली पैगोडा के शिखर को देखकर सभी के सिर में झुंझुनी सी महसूस हुई। इन महान हस्तियों ने तुरंत अपनी सुरक्षात्मक युवांची शक्ति का आह्वान किया। युवांची के उतार चढ़ाव के साथ उनकी सुरक्षात्मक युवांची की चमके जगमगा उठी। एक लाल किरण प्रकट हुई और अचानक एक पौराणिक आकृति की छाती से भाले जैसी लंबी भुजा निकली। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के इस बुजुर्ग का मुंह थोड़ा खुला रह गया और वे स्तब्ध रह गए। अविश्वास से उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी छाती की ओर देखा। हाथ के सिरे पर काले पंजे थे, उंगलियों के सिरे खून और मांस से सने हुए थे, जिनसे लगातार खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। उसकी सुरक्षात्मक युवांची कागज की तरह फट गई थी, जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाई थी। बूम! जैसे ही हाथ पीछे खींचा गया, खून हवा में फैल गया। इस महान हस्ती को बोरी की तरह बाहर की ओर फेंक दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका भाग्य अज्ञात है। अन्य महान हस्तियों ने क्षीण व्यक्ति को देखकर अपना चेहरा पीला कर लिया। उनके सामने खड़ा वह क्षीण व्यक्ति उनसे 10 फीट से भी अधिक लंबा था। उसका बाहरी रूप तो मनुष्य जैसा था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उसके भीतर मानवता का कोई अंश नहीं था। उसके प्रहार से युवांची में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। यह एक साधारण हमला था, प्रकृति में मौलिक, फिर भी इसने एक महान हस्ती को इतनी सरलता से मार डाला।
ये राक्षस धीरे धीरे एक अन्य महान हस्ती की ओर बढ़ा, जिसके हाथ पसीने से तर हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे हवा और अंतरिक्ष ही संकुचित हो रहे हों, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। मेरी मदद करो, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी युवांची ऊर्जा विस्फोटित हो गई। तलवार एक माध्यम के रूप में काम कर रही थी, जबकि ऊर्जा उसकी तलवार की नोक पर एकत्रित हो रही थी। एक अत्यंत शक्तिशाली प्रहार ने मानो पल भर में दिन को रात में बदल दिया। और उस अंधेरे में जीवन की लालसा से भरा ये प्रहार उस राक्षस पर ऐसे प्रहार कर रहा था मानो प्रलय लाने वाले उल्कापिंड नीचे गिर रहे हों। राक्षस ने वार से बचने की कोशिश नहीं की और वह देखता रहा जब तलवार उसके सीने में घुस गई। बूम! जब तलवार की किरण राक्षस के शरीर से टकराई तो उसका लंबा शरीर पल भर में तलवार की किरण से गिर गया। लेकिन ठीक उसी क्षण गर्म खून से सना एक हाथ तलवार की किरण से बाहर निकला और उस महान हस्ती की गर्दन को पकड़ लिया। धत! जैसे ही उस महान व्यक्ति के पैर जमीन से ऊपर उठे, उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और उसके पैर लगातार संघर्ष में लात मार रहे थे। शेनतु कुलपति और उनके साथियों ने इस दृश्य को देखकर दहशत मचा दी, क्योंकि वह महान हस्ती राक्षस के सामने एक बच्चे की तरह असहाय प्रतीत हो रही थी। अंत में राक्षस की पांचों उंगलियों के एक साधारण से झटके से ही रोंगटे खड़े कर देने वाली चटकने की आवाज सुनाई दी। पुआ! उस महान व्यक्तित्व के मुंह से खून की बौछार निकली और खून के धुंध में उसका सिर एक अजीब असंबद्ध तरीके से नीचे गिर गया। शरीर कांपने लगा। उसकी गर्दन को जबरदस्ती मरोड़कर अलग कर दिया गया था। राक्षस ने उदासीनता से पीछे मुड़कर बाकी लोगों को देखा। हम तुमसे मुकाबला करेंगे। शेनतु कुलपति दहाड़ उठे। उस राक्षस के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनके पास अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कई ऊर्जा किरणें निकली, यहाँ तक कि उनके लिए बनाई गई अधूरी सरणी भी शेनतु कुलपति द्वारा सक्रिय कर दी गई। इतने विनाशकारी आक्रमण के बावजूद उस राक्षस से युआनची के उतार चढ़ाव का कोई संकेत नहीं मिला। उसके मारने के तरीके चींटियों को कुचलकर मारने जैसे थे, अत्यंत सरल और सीधे। एक के बाद एक दिग्गज गिरते चले गए। उनकी आंखों में आतंक, असंतोष और निराशा देखी जा सकती थी। वे हजारों वर्षों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे, तियानयुआन जगत के शिखर पर विराजमान थे और उनका हर कदम अरबों जिंदगियों को प्रभावित करता था। वे ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सभी योद्धा कामना करते थे। फिर भी ऐसे राक्षस के सामने उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे साधारण योद्धा हो जो खुद का ही सामना कर रहे हों। अंतर बहुत अधिक था। अपने आक्रमण में पूरी ताकत लगाने के बावजूद उनका कोई फायदा नहीं हुआ। राक्षस के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। एक टूटा हुआ भाला जमीन पर गिर पड़ा। उसे राक्षस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और भाले के पास एक कुचली हुई ध्वनि संचारण जेड की पर्ची पड़ी थी। शेनतु कुलपति ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, अपनी फटी हुई छाती को पकड़ लिया और राक्षस को घूरते हुए घातक दृष्टि से उसे निहारने लगे। वह राक्षस भारी कवच पहने हुए था, जिसके पीछे एक फटा हुआ लबादा था। उसकी मांसपेशियां दिव्य धातु की तरह तनी हुई और कठोर थीं। उसकी एक आंख लाल थी, जबकि दूसरी आंख का सॉकेट पत्थर जैसा लग रहा था, मानो वह अंधा हो। उसके चेहरे के हाव भाव हेलमेट की छाया में छिपे हुए थे। सब कुछ धुंधला था, जिससे किसी को भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी क्षण शेनतु कुलपति के सिर पर एक साया मंडराया। एक बड़ा काला पैर जोर से नीचे आया और जैसे तिनके का टुकड़ा हो वैसे ही शेनतु कुलपति उस पैर के नीचे कुचल गए। उनकी छाती की हड्डी चकनाचूर हो गई। कचा! उसके एक ही पैर के धक्के से पूरा चौक फटने लगा। दरारें मकड़ी के जालों की तरह फैलने लगी। शेनतु कुलपति ने आकाश की ओर टकटकी लगाई। उनकी सांस फूलने लगी और उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। उनके नंगे पैर के नीचे धीरे धीरे खून का एक बड़ा धब्बा जमा होने लगा। ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन की गर्जना और पर्वत शिखर पर हुए भीषण युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न अशांत युआन क्यूई ने ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन पर तैनात कई प्रमुख गुटों के शिष्यों को चिंतित कर दिया। वे आमतौर पर ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन की चोटी पर नहीं चढ़ते थे, लेकिन अब ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन के पैगोडा के चारों ओर की रक्षात्मक संरचनाएं भी राक्षस के एक ही वार से चकनाचूर हो गई थीं। ये शिष्य अभी भी इस बात से अनजान थे कि क्या हुआ था और वे दौड़कर चोटी की ओर बढ़े। ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन पर कई कुलीन शिष्य एकत्रित थे, विशेष रूप से शेनतु परिवार, ली फायर सेक्ट आदि। ये युन के प्रतिशोध से भयभीत होकर परिवार के कई प्रतिभाशाली शिष्य ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन में रहने लगे। लोग ऊंचे पैगोडा की ओर देखने लगे और अपने सिर के ऊपर मंडराते खून के बादल को निहारने लगे। उन्होंने बादल के नीचे एक आकृति देखी। वह भारी कवच पहने हुए एक जंगली आदमी जैसा लग रहा था, जिसके नीचे फटे पुराने कपड़े थे। वह बर्बर व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा था, मानो वह किसी चीज पर पैर रख रहा हो। और जब वे उस चीज को पहचानने में कामयाब हुए जिस पर वह कदम रख रहा था, तो वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग, विशेष रूप से शेनतु परिवार के शिष्यों ने अपने शरीर में एक झटका महसूस किया। उस व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ था। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह विकृत थे और उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी वे पहचान गए कि वह शेनतु कुलपति थे। तियानयुआन जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक कुलपति को एक बर्बर व्यक्ति ने कुचलकर मार डाला। उनके पैरों में ठंडक सी दौड़ गई। ठीक उसी क्षण उस दरिंदे ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी एक निर्मम आंख ने युवकों के इस समूह को घूर कर देखा। उस पल हर किसी को ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी अब उनकी अपनी नहीं रही।